temperature is most relevant ecological This call is factor. now being recorded. And next to temperature is water. तो अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं. So वाटर के लिए एक तो चीज आपको यही याद रखना है कि ये नेक्स्ट टू टेम्परेचर है ना, मतलब सेकंड इंपॉर्टेंट है. अब ये सीरीज है, अभी तो एटलीस्ट है. फर्स्ट नंबर पे टेम्परेचर आएगा, अगर टेम्परेचर ऑप्शन में नहीं है देन मोस्ट रेलिवेंट आप वाटर को चूज करेंगे. ठीक है. और क्यों है, जैसे टेम्परेचर के लिए हमने पढ़ा था कि वो एंजाइम काइनेटिक्स को गवर्न करता है, बिना एंजाइम्स के मेटाबॉलिज्म नहीं है. सो दैट्स वाई अगर हम वाटर का सिग्निफिकेंट की बात करेंगे तो आपने सेल में पढ़ा होगा, वाटर किसी भी सेल का प्रोटोप्लाज्म, जो सेल में आप पढ़ते हैं किसी भी प्रोटोप्लाज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. बिना प्रोटोप्लाज्म के सेल नहीं एग्जिस्ट करेगा, बिना सेल के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, और बिना वाटर के प्रोटोप्लाज्मिक फंक्शंस नहीं हो सकते. तो क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा मानी गई आफ्टर टेम्परेचर, है ना. इट्स ए प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर. प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर से आप समझ सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा. बिकॉज प्रोटोप्लाज्म है तो सेल एग्जिस्ट करेगा, और अगर सेल एग्जिस्ट करेगा तो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा, है ना. एक तो ये चीजें हो गई है. अब लाइफ, आपने एवोल्यूशन अगर पढ़ लिया है तो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उसका भी रीजन एक माना गया बिकॉज अर्थ पे वाटर है इसलिए लाइफ को एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी है. या दूसरे प्लेनेट के लिए कहा जाता है कि क्योंकि वहां पे वाटर नहीं मिल पा रहा शायद इसलिए वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पा रही, जितना हम जानते हैं. तो अर्थ पे अगर हम पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, देन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वाटर, है ना. बिना वाटर के ये पॉसिबल नहीं था. अभी जो थ्योरीज है, बोलो सर. मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें पूछा था कि मून पे लाइफ क्यों नहीं है. तो सर वो ऑक्सीजन भी दे रखा था उसमें, वाटर भी दे रखा था, तो क्या ऑप्शन लगाएंगे हम? अभी तो एक्चुअली वाटर ही मानेंगे, बिकॉज बिना ऑक्सीजन के भी ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म तो होते ही है. तो उस केस में आपको वाटर लेना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए अर्थ पे भी जब पहले मैथेनोजेंस आए तो उस टाइम पे तो ऑक्सीजन नहीं था. इवोल्यूशन में भी आपने पढ़ा होगा अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी, बट स्टिल उसमें लाइफ ओरिजिनेट हुई इन द फॉर्म ऑफ एनारोब्स, जिसमें आप आर्की बैक्टीरिया या मैथेनोजेंस का एग्जाम्पल लेते हैं. तो अभी तो आंसर वाटर ही रहेगा, है ना. वाटर की वजह से ही लाइफ है. वाटर नहीं है इसलिए हम प्रोबेबली मानते हैं, या मून पे भी जो रिसर्च की जा रही है उनमें भी कोशिश यही है कि किसी तरीके से वाटर मिले, बिकॉज वाटर अगर मिलेगा तो लाइफ के पॉसिबिलिटीज को फिर एक्सप्लोर करके देखा जाएगा कि क्या केस बन सकता है. तो अभी तो आंसर वाटर ही रहेगा. ठीक है. ओके, तो सबसे मेन चीज हो गई कि वाटर, मैंने आपको समझा दिया कि लाइफ ऑन अर्थ है तो बिकॉज ऑफ वाटर है, इसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. हालांकि डेजर्ट के केस में आपको पता ही है कि वाटर की लिमिटेशंस कम होती हैं. अगर हम कहें कि वाटर कितना कितना प्रेजेंट है ना, अगर देखा जाए तो वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और कितना कितना प्रेजेंट है, इस डेटा को याद रखना है आपको, बुक में दिया हुआ भी है. तो वाटर को हम किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि जैसे ऑर्गेनिज्म क्या है. आपने पढ़े कि जो मेन ऑर्गेनिज्म है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ना. जैसे आपने एल्गी के टाइम पे पढ़ा होगा कि फर्स्ट प्लांट जो अपीयर हुए दोज वर एक्वेटिक, और स्टार्टिंग में जो एनिमल्स थे, जो लाइफ स्टार्टिंग में आई वो भी एक्वेटिक मीडियम में आई. तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए जो अगर देखा जाए तो वाटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उन्हें वाटर में ही रहना है. अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर की इंपॉर्टेंस है, इस वाटर में क्या क्या बेसिकली आएगा. तो इस वाटर के अंदर एक तो वाटर इटसेल्फ हो गया, बीइंग ए केमिकल कंपोजिशन, है ना. इसके अलावा वाटर में डिसॉल्व सॉल्ट्स होंगे, है ना. वाटर में सॉल्ट्स होते ही है, सबको पता है कि वाटर में डिसॉल्व सॉल्ट्स होंगे. इन सॉल्ट्स के हिसाब से ही फिर वाटर की पीएच डिसाइड होगी, क्योंकि वाटर एसिडिक भी हो सकता है, वाटर एल्कलाइन भी हो सकता है ना. तो पीएच आएगा. और इसमें भी जो लेते हैं वो मेन क्या लेते हैं, या तो NaCl लेते हैं
या फिर KCl लेते हैं, NaCl KCl आप समझते ही हैं, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या है, ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट में स्पेशली ये सॉल्ट। तो ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो वाटर में बेसिकली क्या क्या चीजें आएंगी, वाटर में वाटर इटसेल्फ बीइंग ए केमिकल कंपोनेंट, जो H2O का मास है वो, इसके अलावा वाटर में क्लोरीन भी होता है, जिंक भी होता है, मैग्नीज भी होता है ना, थोड़ा सा निकल भी होता है, तो इस टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। अकॉर्डिंगली वाटर की एक पीएच निकल के आएगी कि फ्रेश वाटर है या मैरीन वाटर है, लाइक दिस। और वाटर में जो हम मैरीन जब वर्ड यूज करते हैं तो मैरीन का मतलब होता है उसमें कितनी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और वो सॉल्ट का मतलब फिक्स है, या तो NaCl होगा या KCl होगा। तो इसी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हम मान लेते हैं कि वाटर सलाइन वाटर है या फ्रेश वाटर है या एसिडिक वाटर है, ये सारी चीजें यहाँ से निकल के आती हैं। तो ये जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिखा, इस सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के पे क्या आ जाएगा, यहीं से हमारा बन जाएगा सैलिनिटी। एक जो टर्म यूज करते हैं वो क्या है, सैलिनिटी आता है, कितना वाटर सॉल्टी है, ये टर्म यूज करते हैं। ठीक, अब सैलिनिटी में इंपॉर्टेंट क्या है, कितना कितना है, तो 0 से 5 पर, 0.5 मीन्स 5% से लेस अगर है ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आप लिखेंगे, लेस देन 5% अगर सैलिनिटी है तो इसको आप फ्रेश वाटर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रेश वाटर, जो पीने का पानी, समरसेबल, ट्यूबवेल, जो भी है, इसको आप इनलैंड वाटर कह सकते हैं, जो जमीन से पानी निकाला जाता है, या जो रिवर में या लेक में या पॉन्ड में जो फ्रेश वाटर आप कंसिडर करते हैं, उसका मतलब होता है कि 5% सैलिनिटी या उससे कम सॉल्ट पानी में प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रेश वाटर कहलाएगा। 30 से 35% तक हो सकता है। ऐसे केस में जो वाटर है ये मैरीन वाटर बन जाएगा, जो सी में या ओशियन में प्रेजेंट है। तो मैरीन वाटर का मतलब है उसमें सॉल्ट कितना होगा, 30 से 35% होगा, है? ये आएगा। और अगर 100% से भी ज्यादा सॉल्ट हो जाए, जहां से नमक निकाला जाता है, लाइक सॉल्ट लेक होती है, कमर्शियल सॉल्ट्स का जो एक्सट्रैक्शन होता है, वहां पे अगर हम बात करें तो ये, या फिर हाइपर, हाइपर मीन्स एक्सेस, सलाइन, जहां पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, हाइपर सलाइन लगून्स कहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट को हाइपर सलाइन लगून्स कहा जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सैलिनिटी आपको मोर देन 100% मिलेगी। तो ये चीजें निकल के आती हैं कि वाटर में कितना NaCl KCl सर हाँ सर मोर देन 100 कैसे हो सकता है, 100 तो मैक्सिमम है। नहीं, यहाँ पे जो परसेंट है वो भी लिख देता हूँ कि यहाँ पे आपको जो परसेंट लेना है, दैट इज, जो परसेंट लिखा गया है वो पार्ट्स पर 1000 है। जैसे PPM पढ़ते हैं ना, पार्ट्स पर मिलियन, तो ये यस parts, सर, है ना, इस तरीके से हमेशा ही पानी के लिए जब भी कभी बात की जाएगी कि 10% सैलिनिटी, तो उसका मतलब है कि 990 हो गया वाटर और 10 हो गया उसमें सॉल्ट, है ना। तो ये 1000 में लेना है आपको, है ना, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये सैलिनिटी वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। सैलिनिटी में जो वैल्यूज दी गई है वो इंपॉर्टेंट है। लेस देन 5% मींस फ्रेश वाटर, जो पॉन्ड, लेक, रिवर, या जो ग्रेविटेशनल, जो ग्राउंड वाटर होता है, जो समरसेबल ट्यूबवेल से निकाला जाता है, लाइक दिस। 30 to 35% मरीन वाटर है, जो ओशियन में या सी में प्रेजेंट है। मोर देन 100% जहाँ से कमर्शियल सॉल्ट निकाला जाता है, सॉल्ट लेक्स हो सकती हैं, या कुछ हाइपर सलाइन लगून्स भी हैं जहाँ पे सैलिनिटी 100% से भी ज्यादा है। और परसेंट का मतलब इन दिस केस आपको थाउजेंड्स में से काउंट करना है। अब जैसे हमने टेम्परेचर के लिए पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो टेम्परेचर को, ऑर्गेनिज्म है बेसिकली एनिमल्स, कि एनिमल्स जो है वो टेम्परेचर की रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, तो उनको नाम दिया था हमने यूरीथर्मल। और अगर वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं तो वो कहलाएंगे स्टीनोथर्मल। दैट इज कॉल्ड थर्मल टॉलरेंस इन केस ऑफ एनिमल्स। इसी तरीके से सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी वेरिएबल है, लेस देन 5% से मोर देन 100% तक।
तो ये जो वेरिएबल सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, इसको अगर एनिमल टॉलरेट कर सकते हैं, उन्हें यूरी हेलाइन वर्ड यूज कर लेते हैं, और नहीं कर सकते तो स्टीनो हेलाइन। तो ये बन गया हमारा सॉल्ट टॉलरेंस। जैसे आपने थर्मल टॉलरेंस पढ़ा था, वैसे ये क्या है, दिस इज सॉल्ट टॉलरेंस इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जब हम सॉल्ट टॉलरेंस की बात करेंगे तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, एक है यूरी हेलाइन और एक होता है स्टीनो हेलाइन। जैसे थर्मल था वैसे हेलाइन, यूरी थर्मल, ऐसे यूरी हेलाइन, स्टीनो हेलाइन, है ना। यूरी हेलाइन का मतलब वो हुआ जो टॉलरेट कर सकते हैं, है ना, दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड यूरी हेलाइन। और जो नहीं कर सकते, दे कांट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। स्टीनो हेलाइन एंड यूरी हेलाइन, है ना, दोनों चीजें याद कर सकते। ठीक है, सर ये स्क्रीन ब्लर हो रही है बीच बीच में। ब्लर हो रही है, मैं भी इसको ठीक करके देखता हूँ कुछ। अब ठीक है सर। हाँ, वो मेरे हिलने से पेज हिलता है, फिर उसको 5 to 10 सेकेंड्स बेसिकली एडजस्टमेंट में लग जाते हैं। अच्छा, कोई एग्जांपल बता सकते हो? वैसे तो बुक में डिस्कस नहीं किया गया यहाँ पे कि यूरी हेलाइन एनिमल्स कौन सा है। बेसिकली यूरी हेलाइन ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स हैं वो स्टीनो हेलाइन है। यूरी हेलाइन के एग्जांपल कोई पढ़े आपने कभी 11th में जूलॉजी में डिस्कस किया हो? सर वो आर्के बैक्टीरिया में हेलोफाइल्स सर। बैक्टीरिया में जो हेलोफाइल्स हैं वो तो सॉल्ट की प्रेजेंस में ही रहते हैं, उनको तो सॉल्ट से बाहर निकाल दोगे या उनको फ्रेश वाटर में डाल दोगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। दे कांट टॉलरेट। सर ये मैराइन वाटर वाले जो एनिमल्स होते हैं वो किसमें आएंगे? नहीं, यूरी हेलाइन का मतलब है जो टॉलरेट कर सकते हैं, मींस वो मैराइन से मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जा सकते हैं या फ्रेश वाटर से मरीन में आ सकते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई पढ़े हैं आपने ऐसे एनिमल्स जो मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में मूव करता हो और फिर कुछ काम करके वापस लौट आता हो? कभी डिस्कस किया? सर सर लैम्प्रे। लैम्प्रे। हाँ, लैम्प्रे एग्जाम्पल है, यस। पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन पढ़े होंगे आपने, पढ़े? यस पेट्रोमाइजोन सर। और आई थिंक फिशेस से पहले आपने डिस्कस किया होगा, है ना? तो उसमें आपको सर पेट्रोमाइजोन और साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमेट्स में, तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि वो फ्रेश वाटर से मैरीन में टॉलरेट कर सकते हैं। कोई फिश बता सकते हो, बहुत पॉपुलर है, जो मैरीन से फ्रेश वाटर में जाती है, एग लेइंग करती है फ्रेश वाटर में और फिर वापस मैरीन वाटर में लौट के आ जाती है? सैल्मन फिश कभी सुना हो आपने? सैल्मन फिश स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग मींस एग लेइंग। तो सैल्मन फिश क्या करती है, जब वो ब्रीडिंग सीजन आता है, वन टाइम ब्रीडर है, पूरी लाइफ में केवल एक बार एग लेइंग करती है वो, तो वन टाइम ब्रीडर है सैल्मन फिश, आगे भी हम पढ़ेंगे। तो सैल्मन फिश क्या करती है, वो मैरीन वाटर से माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में जाती है, फ्रेश वाटर में एग लेइंग करेगी और फिर वो वही फिश फ्रेश वाटर से वापस मरीन वाटर में लौट के आ जाती है। इसका मतलब है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माइग्रेशन इट कैन टॉलरेट द वेरिएबल सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। और नॉर्मली क्या होगा, एज पर कंसेप्ट, अगर आपने फ्रेश वाटर फिश को निकाल के मरीन में डाल दिया तो जैसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा, तो फिशेस में से जो वाटर है वो निकल जाएगा, लाइसिस हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ऐसे ही फ्रेश वाटर में फिश को निकाल, ये मैरीन की फिश को निकाल के आपने फ्रेश वाटर में डाल दिया तो वाटर का इंटेक बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हाइपो, है ना,
सैलिनिटी वाला सोल्यूशन है तो पानी अंदर पहुंच जाएगा, फिश की बॉडी बस्ट कर जाएगी। जैसे आपने प्लाज्मोलिसिस का केस पढ़ा था जब आपको मैंने हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस पढ़ाए थे, तो वही केस फिशेस के लिए भी है। लेकिन कुछ फिशेस ऐसी हैं या कुछ साइक्लोस्टोमेट्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इस चीज को टॉलरेट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूरीहेलाइन एंड मोस्ट ऑफ द केस में स्टीनोहेलाइन है। देयर इज नो एज सच सॉल्ट टॉलरेंस इन केस ऑफ एनिमल्स। क्लियर? नाउ थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है आफ्टर टेम्परेचर एंड वाटर? थर्ड इंपॉर्टेंट है, एज पर बुक अगर हम चलेंगे तो लाइट दिया है। हालांकि अब कोई सीरीज नहीं है कि थर्ड नंबर पे हम लाइट पढ़ रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस लेवल भी थर्ड आएगा। जैसे टेम्परेचर मोस्ट रेलिवेंट था तो टेम्परेचर तो फर्स्ट नंबर पे आएगा, और एज पर डेटा सेकंड नंबर पे जो आएगा दैट इज वाटर। तो इकोलॉजिकली मोस्ट रेलिवेंट हुआ टेम्परेचर, एंड आफ्टर टेम्परेचर नेक्स्ट टू टेम्परेचर आएगा वाटर। बट ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टू वाटर अगर हम बात करें तो लाइट आएगा, है ना। बस हम तीसरे नंबर पे लाइट पढ़ रहे हैं एज ए फैक्टर। सर लाइट क्यों नहीं आएगा तीसरे पे, मतलब बिकॉज लाइट प्लांट्स में ज्यादा रोल प्ले करता है ना। इकोलॉजी तो हम ऑर्गेनिज्म के लिए पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पढ़ोगे कि एनिमल्स में तो लाइट का रोल बहुत लिमिटेड है, प्लांट्स के लिए लाइट का रोल ज्यादा है, और जो डिकम्पोजर्स हैं उनके लिए भी लाइट का रोल कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जबकि वाटर और टेम्परेचर हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रोब हो। इसलिए यस सर। अब जब लाइट, आपको मैंने सबसे ज्यादा डिटेल पढ़ाया था लाइट के बारे में फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा था कि लाइट और टेम्परेचर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली लिंक्ड होते हैं, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एज वेल एज टेम्परेचर। अर्थ पे अगर टेम्परेचर है देन बिकॉज ऑफ सनलाइट, और अर्थ पे अगर लाइट आ रही है देन ऑल्सो बिकॉज ऑफ सन। तो दोनों के लिए सन इंपॉर्टेंट है। अब लाइट बेसिकली किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने आपको बोला कि मेनली किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली प्लांट्स के लिए, है ना। इट इज मेनली इंपॉर्टेंट फॉर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आप प्लांट को बोलते हैं। हालांकि कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जहां पे भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फिर साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में है, फिर प्रोटिस्ट में जो आपने पढ़े फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, और प्लांट किंगडम में जितना आपने पढ़ा, ये सब ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, है ना। मोनेरा में दो आएंगे एग्जाम्पल, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा में आपने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट करके डायटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनाइड प्रोटिस्ट ये सब पढ़ा है। और प्लांट किंगडम तो एल्गी टू एंजियोस्पर्म फोटोसिंथेटिक है ही। तो इन सब ऑर्गेनिज्म के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट्स के लिए, तो हम प्लांट्स के हिसाब से ही पढ़ लेते हैं। प्लांट्स के हिसाब से अगर कहा जाए तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फॉरेस्ट ले लीजिए, सबसे पहले अलग अलग हम ले लेते हैं। फॉरेस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि फॉरेस्ट में बेसिकली दो तरीके के प्लांट होते हैं। एक तो फॉरेस्ट में टॉल ट्रीज होंगे जिनकी कैनोपी बहुत बड़ी बड़ी है। कैनोपी का मतलब जो जितना शेड कवर करते हैं वो बहुत ज्यादा है। और जो टॉल ट्रीज हैं उन्हें तो लाइट बहुत अच्छे से मिलती है। किसी भी फॉरेस्ट में आप देखोगे तो दिखाते ही है, लाइट चॉपर से अगर कोई सीन को शूट किया गया है तो फॉरेस्ट में ऊपर लाइट बहुत ज्यादा आती है, और फॉरेस्ट के नीचे जो फॉरेस्ट का फ्लोर है, बिकॉज जो टॉल ट्री है दे आर सो डेंस कि लाइट वहां नीचे फॉरेस्ट के फ्लोर पे पहुंचती ही नहीं है। लेकिन प्लांट्स वहां भी होते हैं। तो टॉल ट्री के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो क्या है कि लाइट बहुत ज्यादा है ना। दे आर वेल एडॉप्टेड टू लाइट। उन्हें लाइट अच्छे से मिल रही है। जब उन्हें लाइट अच्छे से मिल रही है तो वो ग्रो अच्छे से ही करेंगे, सिंपल सी बात है। हालांकि जो प्लांट्स फॉरेस्ट के फ्लोर पे हैं, फॉरेस्ट के फ्लोर पे कौन से होते हैं? यूजुअली श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे, या हर्ब्स होंगे। तो जो फॉरेस्ट के फ्लोर पे हैं उन्हें लाइट कम मिलती है ना। उन्हें क्योंकि कम क्यों मिल रही? क्योंकि लाइट सारी किसने रोक ली? लाइट सार जो थी वो टॉल कैनोपी वाले जो ट्रीज थे उन्होंने रोक ली, है ना। तो ये दे आर एडॉप्टेड टू ग्रो इन
वेरी लो लाइट इंटेंसिटी, ये तो बहुत धीमी रोशनी जो आएगी ना उसमें भी ग्रो करने के लिए अडॉप्टेड है ना। बिल्कुल जैसे फॉरेस्ट में अगर आप दिन में 12 बजे भी देखोगे, दोपहर के 12 बजे भी नोटिस करोगे, तो उसमें लाइट बहुत कम है। जैसे हमारे यहाँ शाम को लाइट होती है, वैसे फॉरेस्ट में नीचे फ्लोर पे कुछ फॉरेस्ट तो इतने डेंस है कि वो दोपहर में भी अंधेरा ही रहेगा, है ना। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में, हाँ, एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसे होते हैं, या अमेजन रेन फॉरेस्ट, आगे आप बायोडाइवर्सिटी में पढ़ोगे कि दे आर सो डेंस कि वहां पे जो नीचे के प्लांट्स हैं वहां दिन में भी अंधेरा रहता है, रात में तो हर जगह अंधेरा होती है। और इसलिए फिर हमें वहां पता भी नहीं है कि एक्चुअली फॉरेस्ट के फ्लोर पे कौन कौन से प्लांट हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट आर डेंसिएस्ट, मतलब अगर कहा जाए तो पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट है। तो हम एक जनरल फॉरेस्ट की भी बात करेंगे तब भी ये लाइन एप्लीकेबल है कि जो टॉल ट्रीज है उन्हें बहुत अच्छी लाइट मिलती है, इसलिए वो अच्छे से ग्रो करते हैं। वेल अडॉप्टेड टू टॉल कैनोपीड ट्रीज, इस टाइप के प्लांट आ जाएंगे। और उसी फॉरेस्ट में अगर हम फ्लोर पे बात करेंगे जहाँ पे स्मॉल साइज के प्लांट है, हर्बेशियस या श्रब्स हैं, वहां पे लो लाइट इंटेंसिटी है, लेकिन फिर भी प्लांट अडॉप्टेड है बिकॉज इवोल्यूशन में उस लो लाइट इंटेंसिटी वाले केस को उन्होंने पढ़ा है। आपको याद हो फोटोसिंथेसिस का, तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया भी था कि लो लाइट इंटेंसिटी पे क्या होगा और हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्या होगा। तो लो लाइट इंटेंसिटी पे भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, प्लांट को उसके लिए अडॉप्ट होना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस अगर कहा जाए कि प्लांट में कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो लाइट की वजह से इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप जानते ही हैं। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी में शुरू से देखोगे तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसपिरेशन, जिसमें आपने लाइट एज ए फैक्टर पढ़ा था। वाटर एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स में लाइट नहीं पढ़ाया था। ट्रांसपिरेशन में आपने पढ़ा, फोटोसिंथेसिस में आपने लाइट के बारे में पढ़ा, फिर आपने फोटो पीरियोडिज्म पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि फ्लावरिंग के लिए लाइट कितने घंटे के लिए चाहिए, तो फोटो पीरियोडिज्म के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। जब मार्फोलॉजी मैंने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट क्लास में ही आपको समझाया था एक हेक्सागोन बना के कि लाइट की वजह से, लाइट और टेम्परेचर की वजह से ही एक फ्लावरिंग प्लांट में 6 स्टेजेस आती हैं, जिनमें आपने सीड, सीडलिंग और फिर वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सेनेसेंस के बारे में हेक्सागोन बनाया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो प्लांट में लाइट एंड अलॉन्ग विद टेम्परेचर, बिकॉज लाइट और टेम्परेचर को रिलेट करके ही पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर ना, ठीक है। तो लाइट के साथ साथ ही टेम्परेचर आएगा। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं इसे। ऐसे आप जानते ही हैं प्लांट्स के लिए ट्रांसपिरेशन में लाइट इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फोटोसिंथेसिस के लिए ऑफ कोर्स लाइट इंपॉर्टेंट है। फोटो पीरियोडिज्म में आपने लाइट पढ़ा है। जो मॉर्फो में मैंने पढ़ाया था दैट इज कॉल्ड फेनोलॉजी। और ग्रोथ ग्रोथ बेसिकली फोटोसिंथेसिस से ही आ जाएगी, तो आप इसी से ग्रोथ कंसिडर कर सकते हैं। और फोटो पीरियोडिज्म में क्योंकि फ्लावर बनेगा, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो आप रिप्रोडक्शन के लिए भी लाइट मान सकते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए स्टेमन, कार्पेल, फ्लावर ये सब चाहिए, और इन सबको ग्रो करने के लिए बेसिकली लाइट चाहिए। तो प्लांट्स के लिए तो आपको बहुत सारे प्रोसेस ऐसे मिल जाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में जो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस कहलाते हैं, ठीक है। फिर एक बात आती है कि आपने प्लांट किंगडम में जब रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी को पढ़ा होगा तो वहां पे एक लाइन कोट की गई है कि जो ग्रीन एल्गी होती हैं वो तो किसी भी वाटर बॉडी में ऊपर होती हैं, तैरती रहती हैं, या तो प्लैंक्टोनिक होती हैं या फ्लोट करती रहती हैं। लेकिन जो ब्राउन एल्गी है या जो रेड एल्गी है वो किसी भी वाटर बॉडी में, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के लिए आपने पढ़ा होगा कि वो मोस्टली मैरीन थी, अगर एल्गी का याद है तो। और मरीन इकोसिस्टम के हिसाब से लगभग 500 मीटर नीचे, मतलब समुद्र में, ओशियन में या सी में 500 मीटर बिलो, जहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा नहीं पहुंचती, वहां पे ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी स्पेशली ग्रो करती। आपने किसी मूवी वगैरह में डाइवर्स को देखा हो तो वो हेलमेट पे एक लाइट सोर्स लगाए रहते हैं कि वो जब नीचे जाएं डाइव करके तो अंधेरा होगा। लाइट की पेनिट्रेशन पावर है ना, एज पर फिजिक्स, किसी भी वाटर बॉडी में आप लाइट डालोगे तो लाइट पेनिट्रेट करके कितने नीचे तक जा सकती है। तो
तो फैक्ट ये है कि 500 मीटर तक तो लाइट आराम से पहुंच जाती है, सनलाइट। 500 मीटर के नीचे लाइट धीरे धीरे धीमी होती जाती है और फिर एक ऐसा जोन आ जाता है जहां पे लाइट पहुंचती नहीं है, जबकि समुद्र की गहराई तो 10,000 मीटर के अप्रॉक्स मानी जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 500 मीटर से नीचे जाएंगे, मोर देन 500 मीटर डीप इन ओशियन। अगर आप समुद्र में 500 मीटर से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ रेड और ब्राउन एल्गी मिलेंगी, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे। और एंजियोस्पर्म होने का तो कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है। इस चीज को आप एल्गी में भी पढ़ सकते हो, वहां पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी आपको बताया गया। तो ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि लाइट में ऐसा नहीं होता कि लाइट में सिर्फ लाइट आ रही है यही चीज है। लाइट के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि लाइट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सबसे पहले आता है लाइट की स्पेक्ट्रल क्वालिटी। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रल क्वालिटी का मतलब लिया जाता है उसकी वेवलेंथ से। रेड लाइट है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, है ना। आपने अलग अलग स्पेक्ट्रम के लिए फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, फॉलोड बाय ब्लू। देयर इज नो फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लाइट। विजिबल लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो लाइट में स्पेक्ट्रल क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये एक तो बात हो गई। और स्पेक्ट्रम कितना है वो सबको याद ही होगा। विवग्योर फोटोसिंथेसिस में हमने डिस्कस किया था, वायलेट से शुरू होकर रेड तक 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ से शुरू होकर 703 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक लाइट इंपॉर्टेंट है। बीच में जो ग्रीन लाइट है वो ग्रीन प्लांट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो छोड़ना। ठीक है, तो एक तो स्पेक्ट्रल क्वालिटी हो गई। फिर आपने पढ़ा था कि लाइट की इंटेंसिटी, डिम लाइट है, ब्राइट लाइट है, आपको फोटोसिंथेसिस का याद होगा। तो जैसे यहाँ भी आपने लिखा है कि लो लाइट इंटेंसिटी में प्लांट अडॉप्टेड होते हैं ग्रो करने के लिए फॉरेस्ट के फ्लोर पे। तो लाइट की इंटेंसिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, कितनी इंटेंस लाइट है ना। ब्राइट लाइट इंटेंसिटी है, जैसे समर में दोपहर 12 बजे 2 बजे के आसपास है। या डिम लाइट इंटेंसिटी है, जैसे क्लाउडी डेज होते हैं, रिसेंटली बादल ही हो रहे हैं, जहां से मैं क्लास ले रहा हूँ आपको बारिश हो रही है। तो ये लो लाइट इंटेंसिटी का केस पूरे दिन भर रहा, बट प्लांट इसमें भी फोटोसिंथेसिस करेंगे ही करेंगे, तो इंटेंसिटी का भी फर्क पड़ता है। और एक पढ़ाया था आपको ड्यूरेशन का, कितने घंटे की लाइट दी जा रही है। 2 घंटे की लाइट दोगे तो 2 घंटे के हिसाब से फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन, 4 घंटे की लाइट दोगे तो 4 घंटे के हिसाब से। तो स्पेक्ट्रल क्वालिटी भी क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अलॉन्ग विद इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। आपने पढ़ा था कि यूवी लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। वायलेट से पहले क्या आता है, अल्ट्रा वायलेट। और अल्ट्रा वायलेट के केस में तो फोटोसिंथेसिस का कोई केस ही अराइज नहीं होता। अल्ट्रा वायलेट कंपोनेंट अगर आप लोगे तो वो तो आपने पढ़ा है या सुना भी होगा कि वो हार्मफुल होता है। अल्ट्रा वायलेट रेज तो स्किन पे आएंगी तो स्किन कैंसर होने के चांसेस बना देते हैं, या ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जिस स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, दैट स्पेक्ट्रम इज बेसिकली विजिबल स्पेक्ट्रम 400 to 700 नैनोमीटर है। तो बेसिकली हमने देखा कि पूरे केस में, पूरे पैराग्राफ में प्लांट्स के लिए ही लाइट इंपॉर्टेंट है। व्हाट अबाउट एनिमल्स? बताओ, एनिमल्स के लिए कभी इंपॉर्टेंट होगा? एनिमल्स के लिए लाइट का कोई रोल स्पेशली है? एनिमल्स के लिए लाइट का रोल केवल इस सेंस में हो सकता है कि एनिमल्स की जो डेली एक्टिविटी होती है, बीइंग एन एनिमल हमारी भी डेली एक्टिविटी है, क्या है? फॉरेजिंग, माइग्रेशन, मेटिंग। फॉरेजिंग का मतलब होता है इन सर्च ऑफ फूड। सब एनिमल्स खाने पीने के लिए बाहर निकलते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह अगर वो माइग्रेट हो रहे हैं देन वो बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने का मतलब है जहाँ पे भी वो रहते हैं, जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है। कोई बरो बना के रहता है तो कोई ट्री के ऊपर रहता है, कोई ग्रासलैंड में है तो कोई फॉरेस्ट में, कोई रिवर में, कोई ओशियन में, लाइक दिस। तो फॉरेजिंग मींस इन सर्च ऑफ फूड, migration from one place to another place and in search of opposite mating partner। इन चीज के लिए एनिमल्स मूव करते हैं, और मूव करने के हिसाब से ही उनके नाम दिए जाते हैं। दे आर कॉल्ड डायर्नल एंड नॉक्टर्नल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दिन को प्रेफर करते हैं कि भाई वो दिन में ये काम करेंगे, फॉरेजिंग, मेटिंग, माइग्रेशन। कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट को प्रेफर करते हैं, जो ये काम करेंगे। तो एनिमल्स को तो सब जानते ही, या तो डायर्नल एनिमल होते हैं या नॉक्टर्नल होते हैं।
तो एनिमल्स में आपको ये देखना है ना, डायगोनल को लाइट चाहिए, सब जानते हैं। डायगोनल का मतलब जो लाइट को प्रेफर करते हैं, किस चीज के लिए? फॉर डेली एक्टिविटी। डेली एक्टिविटीज के लिए। और डेली एक्टिविटीज कौन कौन सी है? फॉरेजिंग, इन सर्च ऑफ फूड, माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड मेटिंग इन सर्च ऑफ अपोजिट पार्टनर। तो ये डेली एक्टिविटी है एनिमल्स की। अब इसके लिए वो दिन में जाए या रात में जाए, अकॉर्डिंगली डायगोनल और नॉकटर्नल वर्ड आप चूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी लाइट की। नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज सॉइल। पहले एनसीईआरटी के चारों पूरे करते हैं, तो अब नेक्स्ट फैक्टर क्या हमारे पास आएगा? नेक्स्ट इज कॉल्ड सॉइल। फोर्थ इज सॉइल। अब अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आप जब कभी मिट्टी को देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं, जब आप वाटरिंग करेंगे इनटू सॉइल, एनी टाइप ऑफ सॉइल में, तो कुछ ना कुछ वाटर उसमें रह जाएगा और कुछ ना कुछ वाटर ऐसा होगा जो बह के, अगर एक पॉट जिसे मान लीजिए हमने ले लिया, ये एक पॉट है, सिंपल पॉट में आपने सॉइल ली, यहाँ पे एक छोटा सा होल होगा, है ना? तो ये तो सॉइल हो गया। अब क्या करेंगे? मान लीजिए इसमें आपने वाटर लिया, कितना लिया? फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें 20 लीटर वाटर डाला, एक गमले में आपने 20 लीटर पानी डाला। फिर पानी डालोगे मिट्टी में ज्यादा तो क्या होगा? इस छेद से बाहर निकल के आ जाएगा। इस छेद से जो बाहर निकल के आया वो निकल के आया 16 लीटर। तो इसका मतलब 4 लीटर पानी कहाँ गया? इसका मतलब 4 लीटर पानी यहाँ पे होगा, सॉइल ने सोख लिया होगा, मिट्टी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। भाई 20 लीटर अगर आपने डाला है और नीचे पॉट पॉट में एक छेद बना रखा है जहां से पानी बाहर आ जाएगा, तो 16 लीटर बाहर आ गया और 4 लीटर अंदर चला। तो जो वाटर सॉइल ने होल्ड कर लिया, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। कितना पानी होल्ड किया हुआ है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। और 16 लीटर जो बह के बाहर आ गया, ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड परकोलेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सिंपल एग्जांपल है, आप अगर अपनी घर में कोई पॉट्स हैं, आप गार्डनिंग थोड़ा बहुत करते हैं, तो आप सबसे आसान एग्जांपल है कि आपने मान लीजिए मिट्टी में 5, आपने क्या किया, एक पॉट में 5 kg सॉइल ले लिया, जितना भी लेंगे। अब 5 kg सॉइल में आपने जब 20 लीटर पानी डाला तो पता चला 16 लीटर तो बह के बाहर आ गया, 4 लीटर रह गया। तो 5 kg सॉइल की जो पार्कुलेशन कैपेसिटी है वो 16 लीटर हो गई, और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो 4 लीटर हो गई। अब आप 1 kg सॉइल का निकालना चाहें, डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितना पानी होल्ड होगा और कितना पानी बह के बाहर आ जाएगा, है ना? सॉइल में ये क्या है जो डिसाइड करेगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, है ना, इसको हम WHC लिख देते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और ये PC परकोलेशन कैपेसिटी कहलाती है। तो ये दोनों पैरामीटर किस बात पे डिपेंड करेंगे? ये इस बात पे डिपेंड करेंगे कि जो ये सॉइल है इसका कंपोजिशन क्या है। यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी सॉइल में? सॉइल का कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि सॉइल किस चीज से मिलके बनी हुई है ना? लाइक सॉइल में सॉल्ट कौन कौन से हैं? सॉइल में कोई ना कोई तो सॉल्ट होगा, सब जानते ही हैं कि या तो एसिडिक सॉइल होती है या बेसिक सॉइल होती है, एल्कलाइन सॉइल बोलते हैं, ऊसर सॉइल आप बोलते हैं, रेड सॉइल अलग होती है, लोमी सॉइल अलग होती है। सॉइल में सैंड, सिल्ट, क्ले, है ना? सैंड मतलब बालू हो गया, सिल्ट मतलब रेत हो,
और क्ले चिकनी मिट्टी हो गई। तो इन सब का एक प्रॉपर कंपोजिशन होता है। तो सबसे पहले आता है सॉइल का कंपोजिशन, इसके बाद आता है ग्रेन साइज यानी पार्टिकल साइज। सॉइल के पार्टिकल का साइज क्या है, जैसे बालू होती है, रेत, उसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, इसलिए आप जब पानी डालोगे तो सारा पानी बह के बाहर निकल के आ जाएगा, पर्कोलेशन ज्यादा और होल्डिंग कैपेसिटी कम। और जो चिकनी मिट्टी होती है, पॉटिंग सॉइल, जैसे आप पॉटरी में यूज करते हो, जैसे क्ले वाले, है ना, क्ले तो कहते हैं चिकनी मिट्टी को, उसमें देखोगे तो क्या होगा, पानी सोख ज्यादा लेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो पर्कोलेशन कम हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी सॉइल में कैपेसिटी होल्डिंग की ज्यादा है तो पर्कोलेशन कम होगा, अगर पर्कोलेशन की ज्यादा है तो होल्डिंग कम हो जाएगी। तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी कैपेसिटी होल्डिंग एंड पर्कोलेशन की है, ये सॉइल के कंपोजिशन पे, सॉइल में जो सॉइल का पार्टिकल होता है, जो सॉइल का ग्रेन है उसका साइज क्या है, और एग्रीगेशन, इनके कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं। एग्रीगेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, कभी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो कि भाई लोमी सॉइल होती है, दैट इज कॉल्ड बेस्ट प्रोडक्टिव सॉइल। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव सॉइल मानी जाती है वो लोमी सॉइल है, दोमट मिट्टी कहते हैं हिंदी में, जो गंगा के किनारे पाई जाती है, जहां जहां गंगा का प्लेन है वहां वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि उसमें हर चीज प्रॉपर मिक्स अमाउंट में है, सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल, इन सब का एक प्रॉपर मिक्सचर है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेस्ट सॉइल मानी जाती है। तो ऐसे सॉइल तो और भी है, और ऐसा नहीं है कि सॉइल में केवल लोमी सॉइल में ही एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर तो हर जगह, प्लांट्स तो हर एक सॉइल में ग्रो करने के लिए अडॉप्टेड है। जो रेड सॉइल होती है उसमें भी प्लांट ग्रो कर जाते हैं, जो एसिडिक सॉइल होती है प्लांट तो वहां भी ग्रो कर जाते हैं। सर ये कॉम्पोजिशन में हम उसके न्यूट्रिएंट्स भी देखेंगे? नहीं, हमें वो पढ़ने नहीं है एक्चुअली, वरना तो फिर सॉइल बहुत डिटेल में हो जाता है। हमें उसके कंपोजिशन में नहीं पढ़ना कि कितना सैंड है, कितने परसेंट क्ले है, कितने परसेंट ग्रेवल है, तो जाके लोमी सॉइल बनेगी। सर वैसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो वैसे हमने पढ़ा हुआ है। हाँ, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो आपने पढ़े, मिनरल न्यूट्रिशन पे जैसे पढ़े कि वो जितने सॉल्ट है वो तो आपने वैसे ही पढ़े हुए हैं, है ना। ना हमें एग्रीगेशन का पढ़ना है कि कितने कितने परसेंट किस सॉइल में क्या क्या चीजें होती हैं, ना हमें कंपोजिशन इस तरीके से पढ़ना है। बस आपको ये पता है कि एक अल्कलाइन सॉइल है, तो आप जानते ही हैं केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत अगर पढ़ते हैं कि अल्कलाइन सॉइल है तो उसका मतलब उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई वो अल्कलाइन है, बिकॉज वो अल्कली मेटल्स। अगर मान लीजिए एसिडिक सॉइल होती है तो फॉस्फेट्स ज्यादा होंगे, फॉस्फेट्स एसिडिक नेचर के कंपाउंड। तो और इतना सॉइल के बारे में ऑलमोस्ट सब जानते हैं, हालांकि वैसे कभी पूछा नहीं जाता ये, है ना। अगर कोई नहीं भी जानता सॉइल के बारे में तो भी ये चीजें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस याद ये इस बात पे डिपेंड कर रही है कि सॉइल का कंपोजिशन, उसका ग्रेन साइज, उसका एग्रीगेशन, ये सब क्या है ना? इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री और क्या क्या आएगा सॉइल में, कंपोजिशन के हिसाब से सॉइल की पीएच आ जाएगी, सॉइल एसिडिक होती है या बेसिक एल्कलाइन सॉइल होती है ना। तो सॉइल की पीएच इसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली आ जाएगी, जैसे सॉल्ट आप चूज करोगे वैसी पीएच निकल के आएगा, है। अभी जैसे आपने बोला मिनरल्स का कंपोजिशन क्या है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स में जैसे आपने पढ़ा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, है ना, क्लोरीन, निकल, ये सब चीजें प्रेजेंट है, सॉइल से ही मिलती हैं प्लांट्स को, तो वो चीजें उस तरीके से इंपॉर्टेंट होगी। एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कहलाता है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के वेरिएशंस। लैटिट्यूड का मतलब आपको मैंने पिछली क्लास में समझाया था, इक्वेटर से पोल पे जाते हैं तो उन्हें लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स कहते हैं, और माउंटेन के बेस से माउंटेन के टॉप पे जाते हैं तो वो एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के ग्रेडियंट्स कहलाते हैं। इन दोनों को मिला के हम टोपोग्राफी बोलते हैं। तो टोपोग्राफी बेस पे सॉइल होगी, वो माउंटेन के टॉप पे नहीं हो सकती। जो ट्रॉपिकल एरिया में मिट्टी का कंपोजिशन है वो आपको टेम्परेट एरिया की सॉइल में नहीं मिलेगा। जैसे जैसे टोपोग्राफी और चेंज होगी वैसे वैसे सॉइल चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीजें सॉइल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सॉइल में होता क्या क्या है, सॉइल में बहुत कुछ है, जैसे आपने ये देखा कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, पीएच, मिनरल्स, टोपोग्राफी। इसी के साथ साथ सॉइल में 4%, किसी भी सॉइल में, एक नॉर्मल प्रोडक्टिव सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं।
ह्यूमस के बारे में वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में दिया है, बट फिर भी आप ये याद रखिए कि जो ये ऑर्गेनिक मैटर है इसको क्या बोला जाता है, ह्यूमस, HUMUS, है ना। तो ये हर एक सॉइल में प्रेजेंट होता है। एक नॉर्मल जो सॉइल है उसके अंदर ये 4% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा ही, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। क्लियर, एक ये बातें हो गई। और इन सब चीजों के हिसाब से ही किसी भी एरिया का वेजिटेशन डिसाइड होता है। वेजिटेशन का मतलब उसमें कौन से प्लांट्स ग्रो करेंगे, बिकॉज अगेन हियर सॉइल ज्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एनिमल्स के लिए सॉइल में क्या है इसका फर्क जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, है ना। एनिमल्स के लिए सॉइल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लांट्स के लिए है। तो डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर्स क्या होगा, दे डिटरमाइन द वेजिटेशन ऑफ द एरिया। किसी भी एरिया का वेजिटेशन क्या है ये कौन डिसाइड करेगा, ये सॉइल के कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, पीएच, मिनरल्स, टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मैटर, इन सारी बातों पर डिपेंड होके ही ये पता चल सकता है। तो बेसिकली प्लांट्स के लिए हम कहें तो इंपॉर्टेंट है सॉइल। फिर भी जहां तक एनिमल्स की बात है, इफ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, तो एनिमल्स में केवल एक कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं जिनके लिए सॉइल कुछ हद तक अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो एनिमल्स कौन से होते हैं, दोज आर कॉल्ड बेंथिक एनिमल्स। बेंथिक एनिमल समझते हैं, जो बॉटम फीडर्स कहलाते हैं। बॉटम फीडर्स का मतलब जो पॉन्ड के बॉटम पे होंगे, जो लेक या रिवर के बॉटम पे होंगे, और बॉटम पे जितना भी डेड मटेरियल होगा उस पे फीड करेंगे। जैसे किसी एक्वेटिक एनिमल की डेथ हो गई तो उसकी डेड बॉडी कहाँ जाएगी, वाटर बॉडी के बॉटम पे ही जाएगी। तो उस बॉटम पे जो डेड बॉडी है, जो डेट्राइटस है, जो डेड मटेरियल है, उस पे फीड करने वाले एनिमल्स बेंथिक एनिमल्स कहलाते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब जब वो डेड बॉडी पे फीड करते हैं ना, तो डेड बॉडी में डेड बॉडी का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी जाएगा और कुछ मिट्टी भी जाएगी, बिकॉज इतना तो प्रिसाइज अर्थवर्म भी फीड नहीं करता। अर्थवर्म जब वो मिट्टी को खाता है, हम यही कहते हैं ना, अर्थवर्म जब लीफ को खाता है तो साथ साथ वो मिट्टी को भी खा रहा है। तो अगर मान लीजिए सॉइल एसिडिक हुई तो ऐसे तो अर्थवर्म की इंटेस्टाइन डैमेज हो जाएगी। अगर मान लीजिए सॉइल बहुत हार्श है, बालू है, रेतीली जमीन है, तो अर्थवर्म कुछ खाएगा ही नहीं, बिकॉज वो रेत के पार्टिकल तो बड़े बड़े होते हैं, और बड़े बड़े पार्टिकल जब अर्थवर्म के इंटेस्टाइन से गुजरेंगे तो डैमेज कॉज करेंगे। आप कभी नोटिस करो तो आपको केचुए कहाँ दिखाई देंगे, जहाँ पे चिकनी मिट्टी होगी, सॉफ्ट सॉइल होगी। तो ऐसे एनिमल्स जो कहीं ना कहीं सॉइल पे डिपेंडेंट फीडर हैं, जो सॉइल पे डिपेंडेंट ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, केवल उनके लिए सॉइल कैसी है इस बात का फर्क पड़ता है। बाकी किसी एनिमल के लिए सॉइल में क्या है फर्क नहीं पड़ता है ना। तो फॉर बेंथिक एनिमल्स इसे बोलते हैं सॉइल सेडिमेंट्स, जो बॉटम पे है, कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट। सॉइल सेडिमेंट का मतलब कि बॉटम पे आखिर डिपॉजिट है क्या। तो जैसी सॉइल होगी फिर वो चीज आएगी, अगर एसिडिक तो। और ऑब्वियसली बात है, मैंने बॉटम फीडर लिखा है तो फिर ये बेंथिक एनिमल्स कौन से हो गए, एक्वेटिक ही हो गए, है ना। ऑब्वियस है कि बेंथिक एनिमल्स टेरेस्ट्रियल तो हो नहीं सकता, एक्वेटिक होगा। तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, एक्वेटिक में भी वो एनिमल जो डेट्राइटस पे फीड करते हैं, जो पॉन्ड या लेक या रिवर के बॉटम पे जाके फीड करते हैं, उन एनिमल्स के लिए सॉइल सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। ये तो बात हो गई हमारे 4 फैक्टर्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं, है ना। बेसिकली हमने वो डिसाइड किए। इनके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक दो इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट है, बस वो हम देखेंगे। अदर देन एनसीईआरटी आप कह सकते हैं कि और क्या क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में हेडिंग था मेजर एबायोटिक फैक्टर। तो जो मेजर यानी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो तो हमने देख लिए। व्हाट अबाउट दोज जिन्हें हम शायद माइनर एबायोटिक फैक्टर्स बोल सके, उनमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो उनमें एक चीज तो आता है फिफ्थ, इसको बोलते हैं, बारिश हो रही है तो यही पढ़ लेते हैं, रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन।
हमने पिछली क्लास में भी देखा था इसको, जब आपने बायोम वाला ग्राफ स्टडी किया होगा तो उसमें रेनफॉल, क्योंकि जो लिक्विड फॉर्म है वो रेन है, और उसके अलावा जितनी भी फॉर्म्स हैं वो प्रेसिपिटेशन में काउंट कर ली जाती है। तो इसका सर मतलब है एक बार टोपोग्राफी बता दीजिए सर दोबारा से। वो भी हम पढ़ने वाले हैं, बस आप 2 मिनट दीजिए, हम टोपोग्राफी पे ही आते हैं। तो अभी आप रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन की एक लाइन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन मैंने क्या बताया कि पानी अर्थ पे कैसे आएगा, दिस इज सोर्स ऑफ सॉइल वाटर। मिट्टी में पानी कहाँ से आया, तो सब जानते हैं मिट्टी में पानी रेन की फॉर्म में आया है, या स्नो का हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है, ड्यू ओस को कहते हैं वो हो सकता है। ओले गिरते हैं पिघल के पानी ही होगा ना, क्या कहते हैं उन्हें, हेल, ये हो सकते हैं, है ना, लार्ज बॉल ऑफ आइस। तो ये सब रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन में आ जाता है। पानी पानी की फॉर्म में आए या किसी और फॉर्म में आए, बस सॉइल में पानी आया तो उसको हम सिंगल टर्म में क्या बोलते हैं, रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब आप किसी स्नो कवर्ड माउंटेन के एरिया की बात करेंगे और वहां पे कहा जाए कि मान लीजिए कोई बायोम है, कोई टेम्परेट बायोम है, जैसे मान लीजिए लद्दाख का केस आपने पढ़ा है या सियाचिन का पढ़ा, अब आप मैं वहां पे कहूँ कि कितना होता है तो आप कहेंगे सर सियाचिन में बारिश कम होती है। ऑब्वियसली बात है वहाँ बारिश नहीं हो सकती, टेम्परेचर इज सो लो, इज टू लो टू इन, तो ऑब्वियसली वहां पे तो स्नोफॉल ही होगा। तो वो स्नोफॉल भी रेनफॉल के बराबर है, क्योंकि टेम्परेचर कम है इसलिए रेन रेन की फॉर्म में लिक्विड स्टेट में वाटर नहीं रह सकता, फ्रीज कर जाएगा। सो दैट्स वाई हम स्नोफॉल को भी रेनफॉल और सिंगल टर्म जो प्रेसिपिटेशन हमने लिखा है उसमें काउंट कर लेते हैं। अब सर ये हेल्स और स्नोफॉल में अंतर क्या होता है? रेन और स्नोफॉल में डिफरेंस केवल टेम्परेचर की वजह से फ्रीज करने का है और कुछ नहीं। बारिश हो रही है तो वाटर लिक्विड स्टेट में है, स्नोफॉल है तो वाटर सॉलिड स्टेट में है, इतना हो गया। ओस की बूंदे हैं तो जो ह्यूमिडिटी होती है वो प्रेसिपिटेट कर जाती है, वो भी वाटर के वेपर हैं जो प्रेसिपिटेट करके जो है वो ड्यू की फॉर्म में, ओस की फॉर्म में दिखाई देते हैं। ऐसे हेल स्टॉर्म्स होते हैं, ओले गिर रहे हैं तो लार्ज बॉल ऑफ आइस होते हैं, उन्हें हेल स्टॉर्म्स बोल दिया जाता है। और भी होते हैं, आपने ब्रीज पढ़ा होगा, फुहार, कई बार आपको लगता है कि बारिश तो नहीं हो रही लेकिन माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं जो अर्थ पे गिर रही है, सरफेस पे आ रही है, बारिश से पहले कई बार फुहार का भी होता है। तो ब्रीज भी एग्जिस्ट करती है, तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं। किसी भी तरीके से पानी अर्थ की सरफेस पे, मिट्टी पे आए, उसको सिंगल टर्म में आप रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन में काउंट। अब आते हैं टोपोग्राफी पे, क्योंकि टोपोग्राफी वर्ड तो एनसीईआरटी में है ही, तो कभी पूछ लिया जाए तो क्या होता है, अभी आपने पूछा भी था कि टोपोग्राफी को एक बार बता दीजिए। तो हम नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा है 6 नंबर पे, दैट इज टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी क्या कहलाएगा, टोपोग्राफी कहलाता है एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड, दोनों चीजें। दिस इज कॉल्ड वेरिएशन अलोंग। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, लैटीट्यूड आता है। लैटीट्यूड का मतलब होता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। जब आप इक्वेटर से पोल पे जाओगे, है ना, आपने कभी फ्लाइट वगैरह मूवी वगैरह में देखा हो तो कहते हैं कि इतने डिग्री नॉर्थ से लेके इतने डिग्री साउथ पे कोई प्लेन है या कोई फाइटर जेट है, लाइक दिस, इस तरीके से। तो वो जो आपको ग्रेडियंट्स बताते हैं, मैथमेटिकल वैल्यूज, या कंपास को कभी आपने देखा हो, आजकल तो मोबाइल पे भी आप डिजिटल कंपास डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी आप जहाँ पे रह रहे हैं दिखाएगा वो कि आप इक्वेटर से कितनी दूरी पे हैं, आपके लैटिट्यूड के ग्रेडियंट्स क्या है, या पोल से आप कितनी दूरी पे। एक ही बात है, वो सीरीज है कि आप इक्वेटर से पोल पे जा रहे हो या पोल से इक्वेटर पे आ रहे हो, एक ही बात है। तो उसे कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, जिसमें आप ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक ये सब पढ़ते हैं। मैंने पिछली क्लास में एक अर्थ का डायग्राम बना के दिखाया था, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक, पोल, ऐसे, या ग्लोब पे आप इसको देख सकते हैं। और दूसरा होता है एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड का मतलब आता है, टिपिकल मीनिंग तो कहलाता है हाइट फ्रॉम सी लेवल। कभी आपने रेलवे स्टेशन पे देखा हो ध्यान से, जहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है नीचे, आप दिल्ली पे जाओगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो जहाँ बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जहाँ प्लेटफॉर्म खत्म होते हैं, वहां लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, दिल्ली सी लेवल से कितने एल्टीट्यूड पे। गोवा जाओगे तो बहुत कम, क्योंकि वो सी लेवल कोस्टल एरिया है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा। सिंप्लिसिटी के लिए इसे बोल दिया जाता है फ्रॉम बेस टू टॉप ऑफ द माउंटेन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में हम माउंटेन के लिए ही इसे कंसिडर करते हैं। हालांकि माउंटेन का बेस भी समुद्र तल से किसी ऊंचाई पे ही होगा, माउंटेन का बेस जीरो नहीं हो सकता। हाइट सी लेवल से माउंटेन के बेस की भी होगी, जहां से माउंटेन शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? लाइक नैनीताल मान लीजिए कि हिली एरिया स्टार्ट होता है जस्ट उत्तराखंड में, या कोई इधर होगा गढ़वाल साइड का तो कुमायूं में हो गया हल्द्वानी नैनीताल, और गढ़वाल में जाओगे तो कोटद्वार, तो भी वो चीज जीरो नहीं है, वो भी हाइट एक सी लेवल से है। और उससे ऊपर जाओगे तो सबको पता ही है कि जितना ऊपर जाओगे, जैसे आप जानते ही हैं कि टेम्परेचर कम होता जाता है, प्रेशर कम होता जाता है। तो जो वेरिएशन लैटिट्यूड या एल्टीट्यूड के होते हैं उनको टोपोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा अगर आप फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के हिसाब से देखोगे, तो आपने स्लोप जैसे समझते हो ना, तिरछा ढलान, तो स्लोप भी एक तरीके का टोपोग्राफिक फैक्टर ही कहलाता है। इसी में बेसिकली ये दो आएंगे, क्योंकि हमें आगे यही दोनों पढ़ने। बायोडाइवर्सिटी में भी आप ये दो पढ़ोगे, और अभी भी आपको ये दो पढ़ने। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, इसी को टोपोग्राफी कहते हैं। और लैटिट्यूड हो या एल्टीट्यूड हो, जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग जाओगे, है ना, इंक्रीजिंग का मतलब है, इंक्रीजिंग लैटिट्यूड का मतलब इक्वेटर से पोल पे जा रहे हैं, और इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड का मतलब है बेस से टॉप पे जा रहे हैं। तो टेम्परेचर भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा, और उसी की वजह से जो वेजिटेशन उस एरिया का है वो भी कम होता चला जाएगा, है ना। माउंटेन के टॉप पे आपको कोई बहुत ज्यादा प्लांट्स नहीं मिलने वाले, माउंटेन के बेस पे मिल जाएंगे, है ना। माउंटेन के टॉप पे आपको बहुत ज्यादा एनिमल्स नहीं मिलेंगे, माउंटेन के बेस पे मिलेंगे। ट्रॉपिकल बेल्ट में प्लांट्स और एनिमल्स आपको ज्यादा मिलेंगे, पोल्स पे आपको प्लांट तो बहुत रेयर है, एनिमल्स सील या पोलर बियर, स्नो लेपर्ड, इस टाइप के मिल भी जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड या इंक्रीजिंग लैटिट्यूड पे जाओगे, वेजिटेशन जो है वो डिक्रीज करता चला जाता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसको आप एक सेंटेंस में अगर लिखेंगे तो पहले तो वो दो चीजें, यानी टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, इन सब के लिए आप पढ़ते हो कि ये डिक्रीज कर जाते हैं, दे ऑल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड बढ़ाओगे तो टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, ये सब जो है वो डिक्रीज करेंगे, है ना। और इसी की वजह से जब ये कम हो जाएंगे तो वेजिटेशन भी कम हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और वो किस किस तरीके से रिस्पॉन्स को, ये किस किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं, है ना। अब सबको पता है कि अर्थ पहले बनी, लाइफ बाद में आई, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम पहले बन गए फिर हमने एक प्लेनेट को चूज किया। हुआ क्या है, पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, यानी पहले एबायोटिक फैक्टर्स अर्थ पे बन गए, कहीं पे सी, कहीं पे माउंटेन, कहीं पे ऊंचाई, कहीं पे नीचे, जैसे भी आप माने, जो भी एबायोटिक फैक्टर है ये पहले एग्जिस्ट करे। अब इन फैक्टर के बाद, इन फैक्टर के अकॉर्डिंग लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पे। मतलब जैसे डेजर्ट है तो डेजर्ट पहले बना, बाद में एनिमल्स ने डिसाइड किया कि मुझे इन डेजर्ट में रहना है, तो मुझे उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एनिमल्स मना कर दे कि भाई मुझे तो
पानी चाहिए, मैं रहूंगा राजस्थान में तो कैसे आ जाएगा, राजस्थान में तो पानी कम होता है। अगर पानी वाले एरिया में चाहिए तो जाओ नॉर्थ ईस्ट में, उधर चले जाओ, वहां पे वाटर बहुत सारा है। तो पहले एबायोटिक फैक्टर आते हैं, बाद में ऑर्गेनिज्म आते हैं, या ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स आता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं। अब इन्हीं एबायोटिक फैक्टर्स के हिसाब से ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स क्या आएगा, ये आएगा, है ना। ये तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में ऑलरेडी हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में दिया है, दिस इज रिस्पॉन्स टू ए। सर सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है सर। ओके, Yes, sir. let me check. Response to abiotic factors. एक बार म्यूट करके ऑन कर लेता हूँ। अभी क्लियर है? यस सर। सर वो बीच बीच में एकदम से हो जाती है सर, फिर वो समझ ही नहीं आता। आज तो खैर बारिश भी हो रही है, तो मे बी कि भाई सिग्नल कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू हो। सो नाउ रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ लिए, है ना, सारे फैक्टर्स हमने जरूर एक एक करके पढ़े, बट ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी नेचुरल एरिया में जाएं और वहां कहें कि राइट नाउ मैं टेम्परेचर पे फोकस कर रहा हूं तो मुझे लाइट ना दिखाई दे, इट इज इम्पॉसिबल। या मैं सॉइल को स्टडी कर रहा हूं तो सॉइल में सॉल्ट कौन से हैं, या सॉइल में डिकम्पोजिशन हो रहा है नहीं हो रहा, उसे मैं इग्नोर कर दूं, तो दैट कांट बी इग्नोर्ड। सारे फैक्टर्स इंट्रीगेटेड होते हैं, लाइट आएगी, टेम्परेचर भी होगा, प्रेशर भी होगा, रेनफॉल भी होगा, सब चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी इन्वायरमेंट में रहना डिसाइड करता है कि मुझे डेजर्ट में रहना है, आई विल बी द एक्वेटिक एनिमल, तो जब भी कोई वो डिसाइड करेगा तो उसकी जो ओवरऑल फिटनेस है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एक साथ जब उस पर असर डालेंगे तो कैसे, है ना। जैसे आप कभी होता है, आप लोग भी करते हो कि सर्कल फिजिक्स का टेस्ट है, तो बायो का मत लीजिए, स्कूल में तो यूजुअली होता ही है कि सर कल केमिस्ट्री का पेपर है, आज क्लास नहीं करते। पर फैक्ट क्या होता है, आपको टीचर, मेरे जैसा टीचर होगा तो मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट को ये कहता था कि अल्टीमेटली पेपर तो एक ही दिन होगा नीट का, तब क्या करोगे, सेम टाइम पे तीनों सब्जेक्ट्स आपको थमा दिए जाएंगे। तो आपकी जो ओवरऑल फिटनेस है वो तभी आती है जब आप इंट्रीगेटेड फैक्टर्स के साथ अपने रिस्पॉन्स को शो करते हैं। एक बार में एक चीज को बताना तो बड़ा आसान है, मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आप बता दोगे, बट मीनवाइल जैसे मैंने पूछा उधर मदर या फादर ने भी कुछ बोला। अल्टीमेटली वी हैव 5 सेंसेस और हमारे पास इन सेंसेस का कोऑर्डिनेशन है। अगर मैं ये कहूँ कि एक बार में मैं सुनूंगा बोलूंगा नहीं, तो कैसे काम चलेगा, फिर तो लाइफ बिल्कुल हैफेजर्ड वे में हो जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सारे एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए, इंट्रीगेटेड एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए ऑर्गेनिज्म को अपना रिस्पॉन्स या बिहेवियर शो करना पड़ेगा, उसी से ऑर्गेनिज्म की फिटनेस डिसाइड होती है। कोई भी स्पीशीज कैसे बनती है वो आपने डार्विन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, वहां पे भी इस चीज का रोल आता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उन्हीं के हिसाब से नए नए कैरेक्टर्स आते हैं, उन कैरेक्टर्स का नेचुरल सिलेक्शन होता है, उसके बाद वो जेनेटिकली फिक्स होते हैं, एंड देन वहां पे एक नई स्पीशीज बनती है। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर देखोगे तब भी यही होता है, बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, एंजाइम टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वाटर, इन सब पे डिपेंडेंट होते हैं। तो एक एंजाइम अगर ये कहे कि राइट नाउ मैं पीएच के हिसाब से काम करूंगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि पूरी सेल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पीएच है तो बाकी चीजें ना हो, हर एक जगह मोर देन वन फैक्टर्स हैं। तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, वो इंटीग्रेटेड मैनर का ही रिस्पॉन्स माना जाएगा। आपकी जो भी परफॉर्मेंस आती है वो यही ध्यान में रख के आती है कि आपने पांचों सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़े 12th में, जब पेपर आया तो आपने सबको एक साथ स्टडी किया, सारे चैप्टर्स को एक साथ आपको याद करना है, क्वेश्चंस मिले जुले होंगे और आपको सबका आंसर ठीक से देना। तो टेम्परेचर और वाटर तो वैसे भी हर जगह होंगे। हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर वाटर हर जगह होंगे, और टेम्परेचर के साथ साथ अगर प्लांट्स या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है तो लाइट टेम्परेचर एक साथ रिलेट कर जाते हैं, है ना।
और प्लांट्स के लिए आपने वो भी पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन और लाइट एक साथ कोरिलेट कर जाते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज इन ट्रांसपिरेशन। तो कहीं ना कहीं आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे तो आपको इंट्रीगेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो समझने एक पैराग्राफ एक्चुअली दिया है इसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको समझाया, उसको जब आप बुक से पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ एक लाइन आपको कंक्लूड करके निकालनी है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ओवरऑल फिटनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वायरमेंट के हैं तो एक्सटर्नल ऑफ कोर्स, अगर बॉडी में मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो इंटरनल फैक्टर्स भी आएंगे, बट इंटीग्रेटेड वो भी होंगे। तो जो एफिशिएंसी आएगी ऑर्गेनिज्म की, जो फिटनेस आएगी, वो उन्हीं फैक्टर्स के रिस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वेरिएबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी अपना रिस्पॉन्स कांस्टेंट रख लेते हैं। जैसे हम हैं, वी आर मैमल्स। मैमल्स में केस में क्या है कि हम अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है 37, अगर हम थार के रेगिस्तान में खड़े हो जाएं, बाहर 50 है, अंदर तो 37 ही रहेगा। या हम किसी ग्लेशियर्स के पास जाके खड़े हो जाएं तो बाहर माइनस में होगा, अंदर तब भी बॉडी का 37। यानी वेरिएबल एक्सटर्नल कंडीशंस हो सकती है, इंटरनल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो ऑर्गेनिज्म ये कर लेते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर के लिए पढ़ा था तो यूरी थर्मल लिखा था, सॉल्ट के लिए पढ़ा तो यूरी हैलाइन लिखा। तो अगर हम ओवरऑल, क्योंकि तो वहां पे तो दो फैक्टर थे, सॉल्ट का अलग था, सैलिनिटी का, और टेम्परेचर का अलग था। अभी हम सारे इंटीग्रेटेड ले रहे हैं, तो जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर लेते हैं उनको आपने क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस बोलते हैं। तो पहले एक डेफिनेशन आती है, दिस इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। इसीलिए हम होमियोस्टैटिक एनिमल्स कहलाते हैं, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या है? दिस इज द प्रोसेस बाय विच कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस of constant internal environment। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, शॉर्ट डेफिनेशन हमने लिखी है। हालांकि इंटरनल कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर का बदल रहा है लेकिन अंदर का कांस्टेंट रखना है। जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म ये कर सकता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। कि बाहर का एनवायरनमेंट बदलते रहिए बट इंटरनल कांस्टेंसी मेंटेन रहेगी। सो दैट प्रोसेस बाय विच इंटरनल कांस्टेंसी इज मेंटेन्ड with respect to changing external environment by an organism, the process is called homeostasis। ये important है, and we are of course homeostatic animals। तो हम ये काम कर सकते हैं, हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स या प्लांट्स नहीं कर सकते, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है वो किस चीज का है, तो जैसे हमने कहा कि बेसिक जो दो पैरामीटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, दैट इज टेम्परेचर एज वेल एज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो हम क्योंकि ये मेंटेन कर लेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे, इसको बोला जाएगा टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं तो थर्मो रेगुलेशन, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर लेते हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन। आप कितना भी नमक खा लीजिए, है ना, सॉल्ट ज्यादा ले लीजिए या सॉल्ट कम ले लीजिए, आपके ब्लड की जो पीएच है वो कांस्टेंट रहेगी। अभी ऐसा तो ना होता कि ब्लड की पीएच डेली चेंज होती है ना, ब्लड में सॉल्ट होता ही है, तो ब्लड की पीएच कांस्टेंट रहेगी, लिम्फ की कांस्टेंट रहेगी, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हैं उनकी भी कांस्टेंट रहेगी। जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी के, वी आर मैमल्स, मैमल्स की बात करें तो जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी में है, ब्लड, लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इन सबका जो भी पीएच है, जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट है, और हमारी पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर इंटरनल है वो भी कांस्टेंट। तो सर फिर अगर हम जब मैराइन वाटर में पानी पी लेते हैं तो फिर वो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? कुछ नहीं, आपको नमकीन लगेगा, कौन पीते सारे लोग,
अब जो मथुरा आगरा में रहते हैं वो कहाँ तक बिस्लेरी खरीद के पियेंगे? बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे आम आदमी है वो तो यमुना का ही पानी पीता है। यमुना का तो बहुत खारा पानी है। आगरा का पानी तो एक एक घूंट आपसे नहीं पिया जाएगा, आगरा मथुरा का पानी, स्पेशली मथुरा का। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। और उस पानी पीने से हमें कोई नुकसान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी तो प्लाज्मोलिसिस भी जा रही है क्योंकि हमने सलाइन वाटर ड्रिंक कर लिया। या एक घूंट या दो घूंट आप डिस्टिल वाटर पी लोगे तो कोई लीथल नहीं इफेक्ट आ रहा कि आप कहें कि भाई डिस्टिल वाटर पी लिया तो हमारी बॉडी का सारा पानी बाहर निकल आएगा या अंदर चला जाएगा। ऐसा कुछ हमारे केस में नहीं होता। फिशेस का होता है, अभी हमने एग्जांपल दिया ही आपको। आप एक फ्रेश वाटर फिश को नमक के पानी में डाल दो, डाली ही जाती हैं। फिशेस का जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मान लीजिए बंगाल से फिशेस दिल्ली में बिकने आती है, तो या तो डेड आएंगी या लाइव आएंगी। लाइव आएंगी तो पानी में ही लाया जाएगा उन्हें, और अगर डेड आएंगी तो उन्हें सॉल्ट में प्रिजर्व करके ही तो लाया जाता है। नमक के पानी में डाल देते हैं, एक्सेस वाटर बाहर आ जाएगा, बस फिश का जो फ्लैश है वो बचेगा, कैन बी कंज्यूम्ड विद इन ए टाइम पीरियड। ओके सर। इसमें एक ग्राफ दिया है बुक में, हम उस ग्राफ से चीजों को समझते हैं। सिंपल भी है और इंटरेस्टिंग भी है ग्राफ। इस तरीके से एक ग्राफ बना हुआ है। दो पॉसिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटर्नल लेवल है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आप इंटरनल लेवल ले लीजिए। अब सबसे पहले क्या है, एक ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक्सटर्नल तो बदलता रहेगा, इंटरनल इज ऑलवेज कांस्टेंट, लाइक दिस। सिंपल ग्राफ कैसा आएगा, ये है ना, ये पहला है, इसको हम आगे बोलेंगे, अभी पढ़ेंगे। रेगुलेट फिनोमिना इज कॉल्ड रेगुलेट, एनिमल्स आर कॉल्ड रेगुलेटर। कि एक्सटर्नल बदलते रहिए, इंटरनल इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऊपर डेफिनेशन लिखिए। ये कैसे होगा, बाय होम्योस्टेसिस। कुछ ऐसे होते हैं जो बदलते इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ उनका इंटरनल भी चेंज होता रहता है, लाइक दिस। क्योंकि हमेशा कॉन्स्टेंसी रहेगी। जैसे मैंने आपको कभी प्लाज्मोलिसिस के टाइम पे समझाया था कि भाई मान लीजिए एक सेल है, उसके अंदर पीएच 7 है, बाहर पीएच 12 है, तो बाहर हाइपर कंसंट्रेशन हो गई, सॉल्ट बाहर ज्यादा हो गया, पानी बाहर निकल आएगा। अगर बाहर 12 है अंदर भी 12 हो जाए तब तो दोनों आइसोटोनिक है ना, तब तो कोई प्लाज्मोलिसिस नहीं होगी। बाहर 10 है तो अंदर भी 10 कर लेगा सेल अपने आप, तो कोई लाइसिस नहीं होगी। बाहर 5 है तो अंदर भी 5 कर लेगा, कोई लाइसिस नहीं होगी। दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर रहेगी तो कोई लाइसिस नहीं होगी। तो जैसे जैसे बाहर चेंज हो रहा है वैसे वैसे अंदर भी चेंज होता है। तो दैट इज, अगर हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो अभी हम पढ़ेंगे उसे ऑस्मो रेगुलेशन बोलेंगे। ऐसे टेम्परेचर है तो थर्मो रेगुलेशन। तो रेगुलेशन तो ये है कि एक्सटर्नल बदलते जाओ, इंटरनल इज कांस्टेंट, और एक्सटर्नल के साथ साथ अगर इंटरनल भी बदलता जा रहा है और ये ग्राफ आ रहा है तो ये कहलाते हैं कन्फर्म। ऑर्गेनिज्म के बेसिकली दो ही स्टेटस होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केस में। बाय इवोल्यूशन कोई भी ऑर्गेनिज्म दो रिस्पॉन्स को शो करता है, वन इज कॉल्ड रेगुलेट, अनदर इज कॉल्ड कन्फर्म। ऑर्गेनिज्म रेगुलेटर और कन्फॉर्मर्स कहलाएंगे। एक ऐसा भी होता है जिसको बुक में डिस्कस तो नहीं किया गया लेकिन ग्राफ में बना है, मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड है, नीचे एक लाइन बनी होगी, इसको बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। इस पे भी आएंगे बट बाद में, लास्ट में डिस्कस करेंगे कि पार्शियल रेगुलेटर का केस क्या है और क्यों है। पहले रेगुलेट देन कंफर्म, फिर पार्शियल रेगुलेटर की बात करेंगे। चलो आते हैं वन बाय वन पे। फर्स्ट वन इज रेगुलेट। फर्स्ट वन इज रेगुलेट। रिस्पॉन्स इज रेगुलेट, एनिमल्स आर रेगुलेटर्स, इतना तो कर ही सकते हैं। अब रेगुलेट में क्या होगा, रेगुलेट वो ऑर्गेनिज्म है जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकते हैं, कैन मेंटेन, जैसे आपको समझाई दिया मैंने, होम्योस्टेसिस। दे कैन मेंटेन होम्योस्टेसिस। कैसे, कई बार फिजियोलॉजी में चेंज हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल भी,
कई बार बिहेवियर भी हो सकता है, बिहेवियरल मीन्स या तो फिजियोलॉजिकल तरीका होगा या बिहेवियर में चेंज करके, कुछ भी हो, वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर लेते हैं। तो बाहर का कुछ भी होता रहे, अंदर का ऑलवेज कांस्टेंट रहे। अब क्योंकि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है तो इसको बोला जाएगा थर्मो रेगुलेशन। टेम्परेचर के लिए तो क्या वर्ड आ जाएगा, थर्मो रेगुलेशन मीन्स कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। अब एनवायरनमेंट की जगह वर्ड क्या बन जाएगा, टेम्परेचर। एंड अनदर इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन, कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड्स, जैसे समझाया था ब्लड में या लिम्फ में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जो भी है ये कांस्टेंट रहेंगे, है ना। तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है। होम्योस्टेसिस में जो एनवायरनमेंट वर्ड था उसकी जगह अगर अलग अलग बोला जाएगा तो क्या आ जाएगा टर्म, थर्मोरेगुलेशन मींस मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर एंड ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड्स। थर्मोरेगुलेशन तो इजी है, अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो ये क्या है, दिस इज ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स तो अब तक कई बार मैंने बोल दिए, आप जानते ही, ब्लड, लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स एंड ऑल, ये चीजें आती हैं। अब कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो रेगुलेट की कैटेगरी में आएंगे, है उनमें जैसे मैंने अभी बताया हम मैमल्स हैं, तो जितने भी बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, हम इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि एनिमल्स के लिए हमारे पास जितना डेटा है हमें उतना ही हमारे काम का है, बिकॉज अब कौन से लोअर वर्टिब्रेट हैं, कौन से लोअर इनवर्टिब्रेट हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन को शो करते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल में लोगे तो अभी हमने डिस्कस किया था यूरी हेलाइन फिशेस, जो वेरिएबल सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर लेती है, एक्सटर्नल बदल रहा है, इंटरनल कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इतना ही पूछा जब भी गया है नीट में, वो इतना ही पूछा गया जो लाइन आपके सामने लिखा हुआ है। सारे बर्ड्स और मैमल्स रेगुलेट में आते हैं, कुछ लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स हैं जो आते हैं। अब वो लोअर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट कौन से फाइलम के कौन से एग्जाम्पल है वो आपको डिस्कस नहीं करने, आपको ये याद रखना है। एक लाइन आपकी बुक में लिखी होगी कि जो मैमल्स की सक्सेस का रीजन है वो यही माना जाता है ना, वी आर मोस्ट evolved organism, we are most successful organism on the earth। तो ये किस सेंस में बोला जाता है, क्यों हम सबसे ज्यादा इवॉल्व है, क्यों हम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एनिमल माने जाते हैं, तो उसका रीजन रेगुलेशन कहलाता है। क्योंकि हम होम्योस्टेसिस से, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन से अपना कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन कर लेते हैं। दैट्स व्हाई वी आर मोस्ट इवॉल्व, मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। और फिर जो नहीं कर सकते वो नहीं आते इस कैटेगरी में, तो ये आपको याद रखना है। अब इसका तो मतलब ये बर्ड्स, मैमल्स और ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स सब मोस्ट सक्सेसफुल है। हाँ, नहीं मैमल्स मोस्ट सक्सेसफुल हैं, ये तो एग्जांपल रेगुलेट के हो गए। इन सब में सबसे ज्यादा मोस्ट सक्सेसफुल तो मैमल ही आएगा भाई। जो आपका किंगडम बनाए गए हैं उस किंगडम में जो आपने लास्ट में पढ़ा वो डेफिनेटली एडवांस है। एल्गी टू एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एडवांस है, पोरीफेरा टू कॉर्डेटा, कॉर्डेटा एडवांस है, पाइसेस टू मैमल्स, मैमल्स एडवांस है ना। तो जितने लास्ट में आप पढ़ोगे उतना एडवांस होगा। तो मैमल्स मोस्ट एडवांस है, लेकिन उसके एडवांस करने का जो रीजन माना गया वो ये, क्योंकि हम रेगुलेट हैं। और भी चीजें हैं बट एक रीजन ये भी है कि वी आर रेगुलेटर्स, वी आर हैविंग होम्योस्टेसिस। जैसे आपने एंजियोस्पर्म में लिखा था कि मोस्ट सक्सेसफुल फ्लोरा, तो प्लांट किंगडम में लाइन दी हुई है, तो क्यों मोस्ट सक्सेसफुल फ्लोरा माना गया, प्लांट्स माने गए, क्योंकि सीड फॉर्मेशन करते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं, फ्लावर बनता है। करेक्टर्स और भी हैं बट इनको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी गई है, तो वो रीजन है।
अब यहाँ पे एक चीज ये भी समझाई गई, जैसे हमारे लिए एग्जाम्पल दे दिया गया, सबको पता भी है, लेकिन वो एक आज आप पढ़ोगे कि वो वैलिड रीजन के साथ है कि हमारी बॉडी का जो कांस्टेंट टेम्परेचर 37 है वो कैसे मेंटेन रहता है। मान लीजिए बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करते हो, आपकी बॉडी स्वेटिंग स्टार्ट कर देती है अपने आप, कोई रोक नहीं सकता कि पसीना ना आए। अगर बाहर गर्मी ज्यादा है तो पसीना आएगा, स्वेटिंग स्टार्ट करेंगे। स्वेटिंग की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी पे वाटर की ड्रॉपलेट्स आएंगी, और जब वो हाई टेम्परेचर की वजह से इवोपोरेट करेगा वाटर, तो हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। पसीना आता है तो फिर हवा चलती है तो ठंडा भी लगता है। तो अपनी बॉडी टेम्परेचर को हम डाउन करने के लिए, क्योंकि बाहर तो है टेम्परेचर 47, बॉडी को रखना है 37, तो हम क्या करेंगे, एक्सेसिव स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। स्वेटिंग होगी, इवोपरेशन होगा, बॉडी कूल हो जाएगी, टेम्परेचर आपका डाउन आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए विंटर का केस है। अब विंटर का केस है तो क्या है, बाहर टेम्परेचर आ रहा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, और इवन 7 भी हो जाएगा, अंदर तब भी 37 ही रखना है। तो क्या करते हैं, हम शिवरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। शिवरिंग करने से क्या होगा, दो चीजें, एक तो शिवरिंग करने से आप अपनी बॉडी को सिकोड़ते हो ना, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो क्या होगा, हीट का लॉस कम होगा। हीट का लॉस आपकी बॉडी से होता ही है, हीट का लॉस अगर कम होगा तो बॉडी में हीट ज्यादा रिटेन रहेगी, तो बॉडी में जो हीट ज्यादा है उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर 37 रहेगा, जबकि बाहर 10 या 7 या 17 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो हीट जनरेट करने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम विंटर में अपना काम कर लेंगे। और सर विंटर में भी तो कभी कभार स्वेटिंग हो जाती है। विंटर में स्वेटिंग तब होगी जब आप उस लेवल से वर्कआउट करोगे, वो तो क्योंकि हम रेगुलेट हैं तो हम किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। अगर हम विंटर में भी मान लीजिए वर्कआउट कर रहे हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, स्टेनस एक्सरसाइज मोड में यहाँ पे, तो वो चीज आएगी। फिर तो आपकी बॉडी को आपने टेम्परेचर बढ़ा लिया ना। फीवर का मतलब हमेशा कोविड नहीं होता, कोविड में भी फीवर है, मलेरिया में भी फीवर है, डेंगू में भी फीवर है, इवन कई बार आप छोटे बच्चों को वैक्सीन लगती है तब भी फीवर आ जाता है, और आपने एक्सरसाइज ज्यादा कर ली तब सर भी अभी तो fever बड़े आ जाता है। लोगों को भी लग रही है। हाँ, तो फीवर बेसिकली क्या है, राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बस। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई पैरासाइट हो, चाहे कोई पैथोजन हो, चाहे हैवी पर सर वर्कआउट। विंटर में स्वेटिंग होने से तो फिर बाद में इवेपोरेट होने के बाद फिर से ठंड लगेगी। विंटर में स्वेटिंग अगर हो रही है तो वो डेफिनेटली फिर आपको और ठंडा लगेगा। तो जाड़ में ठंड तो लगती है, बट कुछ लोगों को और ज्यादा लगना शुरू कर देगी, कि सेटिंग करने से तो टेम्परेचर कम ही होगा। कम का मतलब 37 से नीचे आ सकता है, चाहे 7 से नीचे मान लो, डिक्रीज ही होगा ना, इंक्रीज तो नहीं होगा। यस सर। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम, ये एक लाइन आपको बुक में मिलेगी कि हम एक्सेसिव स्वेटिंग करके ड्यूरिंग द समर फॉर एग्जांपल, या एक्सेसिव शिवरिंग करके ड्यूरिंग द विंटर फॉर एग्जांपल, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को अपने कंफर्ट जोन में जो 37 जो कांस्टेंट है वो लेके आते हैं ना। दैट्स व्हाई वी आर रेगुलेटर। अब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो कन्फॉर्मर्स हैं। फिनोमेना इज कॉल्ड कन्फॉर्म। They can't maintain, simple definition है, constant internal environment by homeostasis। इनमें होम्योस्टेसिस नहीं है तो रेगुलेशन वाली कोई बात ही नहीं आएगी, ना थर्मो रेगुलेशन ना ऑस्मो रेगुलेशन, ऐसा कोई केस नहीं है। अब इसमें एग्जांपल अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, अगर हम परसेंट में देखें तो मेजॉरिटी आपकी बुक में लिखा है, मेजॉरिटी का मतलब 99% ऑफ एनिमल्स, अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उसमें 99% कन्फर्मर है, 1% रेगुलेट है, और उस 1% में एग्जाम्पल में बर्ड, मैमल, लोअर वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, फ्यू, और ऑल द प्लांट्स। कोई भी प्लांट रेगुलेटर नहीं होता, प्लांट्स हमेशा कन्फर्मर। तो ये एग्जाम्पल में आ गया। इनका क्या है, जैसे आपने ग्राफ में बनाया था कि जैसे जैसे एक्सटर्नल बदलेगा वैसे वैसे इंटरनल भी बदलेगा, है ना, वो हमेशा बदलते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये कन्फर्मर्स हो गए। अब रेगुलेट और कन्फर्म दोनों को समझाने के लिए कुछ लाइंस बुक में दी हुई है,
उन लाइन में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आपने लोअर एनिमल्स में जब एनिमल किंगडम पढ़ा हो तो आपने एक वर्ड कभी सुना होगा, ऑस्मो रेगुलेशन। वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है, तो Yes, sir. ऑस्मो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर अगर कहा जाए तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन आज की क्लास में डिस्कस किया, तो कुछ तो ऐसे हैं जो बदलते के साथ साथ बदलते रहते हैं, कुछ का कांस्टेंट रहेगा, अंदर का कांस्टेंट है, बाहर का कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं। फिशेस में एक्चुअली ऑस्मो रेगुलेशन इज क्वाइट कॉमन, क्योंकि फिशेस में जैसे मैंने जो एग्जांपल आपको बताया कि जो फ्रीक्वेंटली माइग्रेट करती हैं फ्रेश टू मैरीन या मैरीन टू फ्रेश वाइस वर्सा, उनके केस में ये बात आती ही है। तो एक्वेटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें, एक्वेटिक एनिमल्स में पहली चीज क्या आएगी कि यहाँ पे जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स है ना, वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अंदर की भी चेंज होगी, बाहर की भी चेंज होगी। तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए क्या होगा यहाँ पे, आप इसे लिख सकते हो कि इंटरनल ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन वेरीज with respect to external osmotic concentration। जैसे जैसे बाहर की चेंज होगी वैसे वैसे अंदर की चेंज होगी। इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब भाई बॉडी के इंटरनल फ्लूइड्स की जो ऑस्मोलैरिटी है वो बदलेगी, जैसे जैसे बॉडी के बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे ये लाइन दी हुई है कि अगर इवोल्यूशन के हिसाब से, जैसे भी हमने बात की थी, कि अगर मैमल्स एडवांस हैं और उसका एक रीजन माना गया बिकॉज ऑफ थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन, तो फिर इवोल्यूशन में सारे एनिमल्स ने ये डेवलप क्यों नहीं कर लिया? अगर यही चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई होम्योस्टेसिस होगी तो एडवांस आएगा, इवोल्यूशन तो हो ही रहा था, इतने लाखों सालों से इवोल्यूशन हो ही रहा है, तो फिर जो लोअर एनिमल्स थे पोरीफेरा, सीडेंट्रेट, है ना, कॉर्डेट्स में जो लोअर हैं, हेमिकॉर्डेट्स, मोलस्क, एनोडर्म्स, इन सब ने अपने आप को होम्योस्टेसिस में क्यों नहीं डाला? ये सब थर्मो रेगुलेशन क्यों नहीं कर पाए? क्यों ऐसा है कि बर्ड्स और मैमल्स ही थर्मो रेगुलेशन कर पाए? उसके लिए एक लाइन दी है कि जो थर्मो रेगुलेशन होता है वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, बिना एनर्जी के थर्मो रेगुलेशन नहीं हो सकता है ना। तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट है कि दिस इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस। थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होगी है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो उसके लिए जो है वो 1000 किलो कैलोरी चाहिए। बट द फैक्ट इज कि मैं अपनी डेली लाइफ में जितना फूड इनटेक करता हूँ, जहां से मुझे कैलोरीज मिलती है, जहां से मुझे एनर्जी मिलती है, मैं अपनी बॉडी में लाता ही 500 किलो कैलोरी हूँ, तो मैं 1000 किलो कैलोरी रेगुलेशन में कैसे खर्च कर दूंगा? मेरे पास एनर्जी होगी तभी तो खर्च करूंगा ना। एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है। मान लीजिए मेरी बॉडी में उतनी एनर्जी है ही नहीं जितनी एनर्जी रेगुलेशन में चाहिए, और ये तो केवल रेगुलेशन की एनर्जी है, बाकी काम के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो है ही भाई। अगर मेरी बॉडी में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 1000 कैलोरी एनर्जी खर्च हो रही है ना, केवल एक काम के लिए, दैट इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन, तो डेफिनेटली मैं 2000 कैलोरी ले रहा हूँ, 1000 कैलोरी मैंने खर्च कर दी थर्मो रेगुलेशन में, 1000 कैलोरी से मेरा बाकी का काम हो गया। बट जो एनिमल, कोई एनिमल ऐसा है जो लेता ही केवल 500 कैलोरी है पूरे दिन भर में, और उसे अपने काम भी करने हैं और रेगुलेशन भी करना है, तो वो कैसे करते? इसके पास एनर्जी है ही नहीं एक्सेस में, वो एनर्जी कैसे खर्च करते? तो लोअर ऑर्गेनिज्म के साथ या प्लांट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनमें एक्सेस एनर्जी है ही नहीं जिसको यूज करके वो होम्योस्टेसिस डेवलप कर पाते ड्यूरिंग द इवोल्यूशन। दैट्स व्हाई वो कन्फर्मर ही छूट गए। जिनके पास एक्सेस एनर्जी का ऑप्शन आया वो डेफिनेटली रेगुलेशन में कन्वर्ट हो गए, जैसे हम सब हैं। हम जितना खाते हैं, आप कई बार सुनते होंगे इस चीज को कि मैंने ही आपको शायद कई बार बोला हो कि हम जितना खाते हैं
उससे बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटी के लिए, इंक्लूडिंग थर्मोरेगुलेशन। और हम क्या करते हैं कि खाना अच्छा देखा तो 2 रोटी और खा लेते हैं, फिर क्या होगा, फिर तो भाई फैट की फॉर्म में डिपॉजिट होगा, ओबेसिटी आएगी। और अभी तो बात हो रही है केवल रेगुलेशन की। तो एक पैराग्राफ आपको समझाया गया कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। जैसे हमिंग बर्ड आपने देखा होगा, हमिंग बर्ड बहुत छोटी सी बर्ड होती है, उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो उसका सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा है। श्रीव्स आपकी बुक में दी हुई है। तो अब जब उनका सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हीट का लॉस ज्यादा होगा, और थर्मो रेगुलेशन के लिए तो हीट को रिटेन करना इंपॉर्टेंट है। आपको याद हो तो मैं पिछली क्लास में जहां पर टॉपिक छोड़ा था दैट वाज एलेंस रूल। तो आपको यही समझाया था कि ऐसे एनिमल्स जिनमें बॉडी एक्सट्रीमिटीज बहुत कम होती हैं वो बेसिकली पोलर एरियाज में या जो लो टेम्परेचर की एरिया है वहां पाए जाते हैं। और जो ट्रॉपिकल बेल्ट में एनिमल्स है उनमें जो बॉडी एक्सट्रीमिटीज है वो बहुत ज्यादा होती है। उसका रीजन यही है, थर्मो रेगुलेशन। अगर आप पोलर बियर को देखोगे तो पोलर बियर में जहां से हीट रिलीज हो सकती है वो एरिया बहुत कम है, और इस वजह से वो पोल्स पे रहने के लिए कैपेबल है। अगर पोलर बियर की बॉडी से मैं सारे हेयर हटा दूं और फिर कहूं कि वो सरवाइव कर जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, बिकॉज हीट को रिटेन कैसे करेगा, फिर तो सारा सरफेस एरिया एक्सपोज हो जाएगा और फिर तो हीट का लॉस ज्यादा होगा। हीट का लॉस ज्यादा होगा तो सरवाइव कैसे करेगा, उसे तो हीट को रिटेन करना है। तो थर्मो रेगुलेशन में ये चीज समझाई गई है कि जो स्मॉल साइज के एनिमल्स होते हैं वो आपको पोलर एरियाज में नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो बड़े साइज के मिलेंगे, और बड़े साइज के भी ऐसे मिलेंगे जिनकी बॉडी एक्सट्रीमिटीज, स्पेशली मैमल्स के लिए बात की कि जिनकी बॉडी एक्सट्रीमिटीज है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू पोलर एरिया। तो ये रीजन थर्मो रेगुलेशन से ही दिया गया है। लाइन में लिख देता हूं, थर्मो रेगुलेशन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है किस चीज के लिए, फॉर स्मॉल साइज्ड एनिमल्स। स्मॉल साइज एनिमल्स कौन कौन से हैं, जो हमिंग बर्ड एग्जाम्पल बताया, श्रीव। अगर स्मॉल साइज एनिमल्स है तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, दे हैव लार्जर सरफेस एरिया with respect to their volume। सरफेस एरिया हमेशा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। जैसे बैक्टीरिया की बात करोगे तो बैक्टीरिया का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया देखोगे तो बहुत ज्यादा है, छोटा है ना बैक्टीरिया, जितना एनिमल छोटा होगा उतना वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया ज्यादा है। तो इन दैट केस ऑल्सो आपको पोल्स पे बैक्टीरिया बहुत कम मिलेंगे। ट्रॉपिकल बेल्ट पे फुल ऑफ माइक्रोब्स, यहाँ पे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया ज्यादा है और यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है, टेम्परेचर फेवरेबल है, ग्रोथ भी अच्छी है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर हम स्मॉल साइज एनिमल्स की बात करें लाइक हमिंग बर्ड एंड श्रीव्स, जिनका सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो इन सब के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन दे आर रेयरली फाउंड इन polar areas। क्योंकि वहां पे हीट को रिटेन करना इंपॉर्टेंट है और यहाँ तो हीट का लॉस ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। तो ये एक रीजन एलेंस रूल को कोरिलेट करता है। लास्ट इसमें जो लाइन है वो ये समझाई गई है कि कॉस्ट और बेनिफिट्स, जैसे मैंने अभी कॉस्ट आपको समझाया कि जितनी किलो कैलोरी एनर्जी थर्मो रेगुलेशन में खर्च हो रही है उतनी है ही नहीं हमारे पास। जुगाड़ सुगाड़ लगा के अगर मान लीजिए हम दे भी दें कि चलो किसी तरीके से थर्मो रेगुलेशन के लिए जो 1000 कैलोरीज चाहिए वो मैंने मैनेज कर ली, अपने डेली इनटेक डेली फूड से जो एनर्जी मिल रही है उसमें से बचा बचा के मैंने थर्मो रेगुलेशन बनने की वजह से दे दी, तो कॉस्ट तो मैनेज हो गई, क्या उतना बेनिफिट हमें मिलेगा बीइंग एन एनिमल? क्या मुझे थर्मो रेगुलेशन अडॉप्ट करने में या बीइंग रेगुलेट होने में क्या मुझे उसके उतने बेनिफिट्स मिलेंगे? तो ये भी कंसिडर किया गया
कि कई सारी स्पीशीज हैं जो रेगुलेट बन सकती है, जैसे भी समझाया कि जैसे तैसे जुगाड़ तुगाड़ लगा के उतनी एनर्जी मैनेज कर ली जो थर्मो रेगुलेशन में खर्च होने वाली, लेकिन उसके बेनिफिट्स जो मिलते हैं उसे, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो फिर ऐसे एनिमल्स क्या हो जाते हैं, ऐसे एनिमल्स का जो तीसरा ग्राफ आपने लिखा था, पार्शियल रेगुलेटर, जो कंडीशनली रेगुलेट होंगे, एक सर्टेन टाइम के बाद रेगुलेट है, क्योंकि रेगुलेट में एनर्जी खर्च होगी। जब तक उनका काम कंफर्म से चल सकता है, आपको ग्राफ दिखाता हूं, ये था ग्राफ, जब तक उनका काम बीइंग ए कंफर्म चल सकता है वो चलाएंगे, जब तक एक्सटर्नल बदल रहा है इंटरनल भी बदलेंगे, क्योंकि ऐसा करने में कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि एक लिमिट के बाद वो नहीं हो सकते, तो फिर उस लिमिट के बाद वो रेगुलेट बन जाते हैं। उस लिमिट के बाद उन्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी फॉर थर्मो रेगुलेशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन, तो इसलिए वो पार्शियल रेगुलेटर कहलाते हैं। तो पार्शियल रेगुलेटर क्या है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एक लिमिटेड रेंज के लिए रेगुलेट है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो वो सिंपली कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। ग्राफ जब शुरू हुआ तो वो सिंपली कन्फर्म है, बट एक लिमिट के बाद आप जब जाओगे तो एक लिमिट के बाद वो कैसे हो जाएंगे, दे बिकम सिंपली रेगुलेटर्स। आपको एंजाइम का ग्राफ याद है? एंजाइम आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, और एंजाइम के ग्राफ में आपने, सर ने आपको पीएच का ग्राफ पढ़ाया होगा, या पीएच दिया है उसमें ए, और एक टेम्परेचर का दिया है, और एक सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन का दिया है। 3 ग्राफ आपकी बुक में बने हुए, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी आप बोलते हो। तो जो टेम्परेचर का ग्राफ है उसको माइंड में रखिए। टेम्परेचर में आपने क्या पढ़ा, मैंने भी आपको फिजियो में कई बार पढ़ाया कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ेगा। जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए आपने पढ़ा था कि या रेस्पिरेशन के लिए पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। बट 45 डिग्री के बाद एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, ये लाइन बहुत कॉमन है। यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या इंटरनली कोई चेंज होगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो गए। अब मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म ने ये डिसाइड किया कि मुझे तो रेगुलेशन में जाना है, एनर्जी भी मैनेज कर ली, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। रेगुलेशन का मतलब है कि एंजाइम की एक्टिविटी बियॉन्ड दैट टेम्परेचर भी काम करेगी। तो जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होती है, मतलब 45 के बाद 46 हो या 90 हो, सारे ऑर्गेनिज्म कैसे कहलाते हैं? दोज आर कॉल्ड थर्मोस्टेबल एंजाइम। 12th में आप पीसीआर पढ़ोगे, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। वहां पे आपको एक एंजाइम पढ़ाया जाएगा जो थर्मोस्टेबल एंजाइम है, जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड या +70 भी काम कर जाता है। तो सोचने की बात है कि वो बैक्टीरिया से निकाला जाता है, तो वो बैक्टीरिया ने वो टेम्परेचर की एडॉप्टेबिलिटी कैसे डेवलप की होगी? क्योंकि बैक्टीरिया के साथ भी यही प्रॉब्लम है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, और थर्मो रेगुलेशन में भी एनर्जी खर्च होती है। तो कॉस्ट तो मैनेज कर ली, बेनिफिट्स क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। हम यूज कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट बैक्टीरिया को उसका कोई यूज नहीं होता। तो समझाने की चीज ये है कि 45 तक तो बढ़ेगा, 45 के बाद आप चाहे 46 कर लो या 90 कर लो, कोई चेंज नहीं आ रहा, एंजाइम की एक्टिविटी कांस्टेंट है ना। तो जो थर्मोस्टेबल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे भी अपना काम, अपने एंजाइम्स को वर्क करा सकते हैं इफेक्टिवली, उनमें डीनेचुरेशन नहीं होता। एंड दैट्स वाई, क्योंकि हमें उस इक्विपमेंट में, उस एपरेटस में टेम्परेचर 70 चाहिए, तो हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए था जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी काम कर सके। मतलब एक लिमिट के बाद अगर आपने कोई काम किया तो फिर वो लिमिट की कोई लिमिटेशन नहीं है, फिर वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपके लिए बाउंड्री लाइन 45 है, अगर आपने ऐसा एंजाइम डेवलप कर लिया जो 46 पे काम कर ले, तो वो 46 पे भी कर लेगा, और प्रैक्टिकली वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कर लेगा, वो 70 पे भी कर लेगा, क्योंकि जो लिमिट है वो केवल एक है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ये ग्राफ थी, इस ग्राफ में लिमिट क्या है? 0 से 45 तक बढ़ाया तो बढ़ गया, इसके बाद आप चाहे 46 मानो या 90 मानो, ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा और आगे भी ऐसे ही जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पार्शियल रेगुलेटर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो एक लिमिट तक कंफर्म है, जैसे वो लिमिट क्रॉस हुई उसके बाद वो रेगुलेटर है, फिर आप कुछ भी कर लीजिए एक्सटर्नल, उनके इंटरनल में कोई चेंज नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता है आगे जाके और फिर बढ़ने लगे, आगे जाके वापस कंफर्म में नहीं आएंगे, फिर तो वो उस लिमिट के बाद रेगुलेटर है, जब तक वो लिमिट नहीं है तब तक कंफर्म है।
जैसे एक और अच्छा सा एग्जांपल दे सकता हूँ, टाइम तो हो गया, बट मेरी लाइफ में एक स्टूडेंट ऐसा भी आया, आपने बुक का नाम सुना होगा, दिनेश, प्रदीप, बहुत सारी आती है। उसको मुझसे ज्यादा बॉटनी आती है, उसको किसी भी टीचर से ज्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी आती है। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, मतलब ये हुआ कि एक बार उसने, उसकी आईक्यू लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने एक लेवल क्रॉस किया कि उसने 11 12 जो एनसीईआरटी या जो बुक्स आप पढ़ते हैं नॉर्मली, वो सब पढ़ ली। अब उसके बाद उसने जब पढ़ना शुरू किया तो उसने बीएससी ग्रेजुएशन लेवल की भी किताबें पढ़ डाली। तो डेफिनेटली अगर कहा जाए कि नीट के हिसाब से उसे कितना आता है, तो नीट के हिसाब से जो आता है वो तो आता ही है, उसे तो नीट से ज्यादा आता है, वो भी तब जब वो 11 12 का स्टूडेंट। ग्रेजुएशन में तो सबको पता चल जाएगा कि ग्रेजुएशन में क्या है, उसे 12th में ही पता है कि आने वाले 3 सालों में क्या पढ़ाया जाएगा, अभी से पढ़ के बैठा। तो लिमिट क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि फिर तो अनलिमिटेड हो गया, फिर उसकी लिमिट नहीं आएगी, फिर तो जैसे जैसे बदलता जाएगा एनवायरनमेंट, जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करता जाएगा, वैसे वैसे उसका आईक्यू लेवल, उसके पढ़ने की टेंडेंसी और बढ़ती जाएगी, वो हमेशा अपने नॉमिनल लेवल से आगे ही चलेगा, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल बाय बर्थ इतना ज्यादा है। आप कई बार ऐसे न्यूज में देखते होंगे, बच्चे होते हैं जो बाय बर्थ ही ऐसे 5 साल में वो काम कर लेते हैं जो नॉर्मली 10 से 12 साल का बच्चा करता है। तो वो जो गैप है 6 से 7 साल का, वो तो हमेशा रहेगा ना, कभी वापस तो ना लौट के आएगा। तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड विच दे आर सिंपली रेगुलेटर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमने रेगुलेट एंड कंफर्म कर लिया, हालांकि माइग्रेट और सस्पेंड के बाद फिर हमारे और टॉपिक्स आएंगे। क्लियर? सर कुछ क्वेश्चन पूछने हैं मॉर्फोलॉजी से। सर ये मोनिली फॉर्म रूट्स कौन सी होती हैं? क्या चीज, फिर से बोलो। सर मोनिली फॉर्म रूट्स। मोनेली फॉर्म्स एक्चुअली क्या है, मोनेली फॉर्म या बीडेड रूट्स भी कहते हैं उन्हें। उसको आप डायग्राम में देखोगे, मैं इसी पेज से बना देता हूँ, लाइक ये रूट्स है, तो रूट्स पे बीड्स जैसे मोती होते हैं ना, वैसे ऐसे उभार बन जाते हैं, ऐसे ऐसे लगेगा कि रूट्स के ऊपर रिंग्स लगा दिए, बीड्स लगा दिए गए, तो इसे मोनोली फॉर्म या बीडेड रूट्स कहते हैं। मैंने आपको बताया था रूट्स के टाइम पे कि रूट्स में मॉडिफिकेशन बहुत सारे हैं, इतने कि आप किसी भी बुक से पढ़ोगे तो कम ही पड़ जाएंगे, तो एक्चुअली उनकी कोई जरूरत नहीं है, आप याद करना चाहते हैं। सर फिंगर टिप्स में ये दिया हुआ था क्वेश्चन। फिंगर टिप्स में तो वो एक्स्ट्रा दे ही देते हैं एमटीजी के फिंगर टिप्स में, बट ऐसे क्वेश्चंस कभी आते नहीं। यस सर, और भी बहुत सारे स्टेम में दे रखे थे जैसे कोडेक्स और कर्ल। वो दिए होते, क्योंकि वो उनको फिंगर टिप्स में एक्स्ट्रा क्या देंगे। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि इस क्वेश्चन का लेवल अप है, तो मैं अप लेवल करके क्या दूंगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो तो आपके नॉमिनल लेवल में आ गई। अब उसे अप करने के लिए मुझे कोई तो कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप करनी पड़ेगी ना। मॉर्फोलॉजी में लॉजिकल तो कुछ है नहीं, कोई जेनेटिक्स की प्रॉब्लम हो तो, या कोई रेस्पिरेशन का क्वेश्चन हो तो मैं घुमा फिरा के आपसे पूछ लूंगा। मार्फो के क्वेश्चन तो सीधे सीधे आते हैं कि मोनोली फॉर्म रूट्स किस में होती है, टूरियंस कहाँ पाए जाते हैं, स्टेम में थॉर्न तो आपने पढ़े ही है। मैं आपसे कहूँ कि रूट का थॉर्न किस में होता है, रूट में भी थॉर्न्स होते हैं, आपने नहीं पढ़े, एक्यांथोराइजा एग्जाम्पल है, तो तभी तो अपडेशन आएगा। तो फिंगर टिप्स में तो वो दे देते हैं, क्या करें, वो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा देंगे ही। सर ये करके तो कॉन्फिडेंस और गिर जाता है सर, कौन कहाँ से करें क्वेश्चंस पे। मैंने तो आपको ऑलमोस्ट हर एक क्लास में बोला है, आपको टेक्स्ट केवल उतना ही पढ़ना है जितना मैंने पढ़ाया, या मेरे से पहले जो सर ने पढ़ाया था, जितना भी 3 चैप्टर्स उन्होंने पढ़ाए थे। टेक्स्ट इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना, वो मेरी गारंटी है। एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 99% मेरी गारंटी है कुछ बाहर का नहीं आएगा, मैंने जितना पढ़ा दिया इसी से आएगा। ये सब प्रीवियस ईयर तो कर लिया, वो सफिशिएंट है ना। हाँ, प्रीवियस ईयर सफिशिएंट नहीं है, आपका जो आपने पढ़ा है उसको याद रखना सफिशिएंट है। प्रीवियस ईयर में तो आपने क्वेश्चंस किए और करके छोड़ दिए, आपने जो पढ़ा है वो याद रखना जरूरी है, उस याद रखी हुई चीज से ही क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस को करना। मैं कभी ये नहीं कहता कि 1000 क्वेश्चन करेंगे तो बॉटनी का काम चल जाएगा, आप 100 करिए, बट वो जो क्वेश्चंस किए हैं वो याद रखिए, क्योंकि भूलने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। मैं भी स्टूडेंट था, मुझे भी थी। गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चंस, आएंगे आपके एनसीईआरटी से, जहाँ पे एनसीईआरटी से बाहर आएंगे मैंने आपको ऑलरेडी उतना करा रखा है, आने वाले चैप्टर्स में भी करा दूंगा। यस सर। टाइम मिला तो जो 3 चैप्टर्स आपने कभी कहा था कि वो प्लांट किंगडम में सर ने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया था, तो मैं उसमें से भी कम करा के आपको पढ़ा दूंगा, जितने काम का है। सर उसमें तो सर ने वो मेडिसिन वगैरह भी लिखवा दी थी उस जगह पे। कुछ नहीं आता, कहीं से नहीं आता। मैंने तो आपको हमेशा एग्जाम्पल दिया है कि
आप मेरी बात पे ट्रस्ट मत करो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो नीट के, AIPMT के। अगर आपको लगता है कि सर ने जो पढ़ाया वो आया हुआ है तो याद कर लेना, वरना छोड़ देना। ये सिर्फ एक र्यूमर है। हाँ बोलो बेटा। सर एक डिप्लॉयड पार्थेनेटिक ऑर्गेनिज्म जो उसके ऑफस्प्रिंग होंगे उनका प्लॉइड लेवल क्या होगा? अच्छा, आपने मुझे व्हाट्सएप भी किया था बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। डिप्लॉयड पार्थोजेनेटिक अगर है तो डिप्लॉयड पार्थोजेनेटिक का मतलब है कि पार्थेनोजेनेसिस से वो डिप्लॉयड बना, है ना। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब था कि एग फर्टिलाइज होके जाइगोट, एग बिना फर्टिलाइज के जाइगोट बन गया। तो नॉर्मली तो एग एन होता है तो इंडिविजुअल भी एन होगा, बट क्योंकि वो डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस से बना इसलिए वो डिप्लॉयड ही रहेगा। पार्थेनोजेनेसिस में पोलैरिटी लेवल चेंज नहीं होता, एन है तो तो एन। सर इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो, फिर से बोलो। सर मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिज्म खुद ही पार्थेनोजेनेटिक, मतलब वो खुद ही पार्थेनोजेनेसिस से बना है। हाँ, पार्थेनोजेनेसिस से बना है। ओके सर, हाँ जी। वो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप हुआ है। सर हाँ बेटा। सर इस वीक और तो कोई क्लास नहीं होगी ना? इस वीक में और कोई नहीं होगी, हाँ बताओ। प्रोबेबली। सर हम्म। सर तो टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में मैं देखता हूँ कुछ। टेस्ट में क्या आएगा सिलेबस के? हाँ कुछ दूंगा या फिर मैं सर से बात करूंगा कि एटलीस्ट 1-2 क्लास और हो जाए, बिकॉज अगर 2-3 सर क्लासेस 11th का भी सिलेबस है, मतलब थोड़ा बहुत। मैं डेफिनेटली टेस्ट का इन्फॉर्म सर कर आपका दूंगा। वॉइस ब्रेक हो रहा है। कुछ दे दूंगा टेस्ट का। मैं सर बात कर लेता हूँ ना। सर ग्रुप पे बता दीजिएगा ना सर। हाँ मैं ग्रुप पे बता दूंगा, ग्रुप पे भी कर दूंगा इन्फॉर्म। सर सर टेस्ट में थोड़ा 11th का पोर्शन देना, जिससे सर वो हो जाए, हाँ मैं रिवाइज होते रहे चैप्टर 11th के भी। 12th के पोर्शन में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी टेस्ट हो ही चुका है ना, और रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हो ही चुके हैं टेस्ट। उसके बाद मैंने आपको यही इकोलॉजी पढ़ाई, तो कुछ 11th का ही डाल दूंगा फिर, बट मैं आपको इन्फॉर्म सर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डाल दीजिए। एक बार हायर अथॉरिटी से बात कर लेता यस हूँ। सर। यस सर, चैप्टर बता दीजिएगा। बिल्कुल। गुड नाइट सर। ओके चलो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. बाय।